चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 6, हमने ये दोनों 5 और 6 दोनों हमने कर लिए थे कल, राइट। और मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को सिंगल अकाउंट मेथड से भी करके देखने की कोशिश करनी है। तो सबने किया अटेम्प्ट? वो कैरेट डाउन किस तरह से आएगा, एसओसीआई किस तरह से आएगा? मुझे किसी ने ऐसे अपने सोल्यूशंस भेजे नहीं। मोहसिन, आप मुझे जरा करके भेज दो, ताकि मुझे किया था आपने, ठीक है। जवाद आप भी मुझे अपना व्हाट्सएप कर दो, और मोहसिन खासतौर पे आप करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन है कि कैरेट डाउन किस साइड पे आएगा, एसओसीआई कहाँ पे होगा, राइट। तो जिसको जो प्रॉब्लम है कि सिंगल अकाउंट मेथड किस तरह से बनाना है, वो इन क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट करें और मुझसे शेयर करें, राइट। हमने 5-6 सवाल अब कर लिए हैं, दो दफा टू अकाउंट सिंगल अकाउंट मेथड, दोनों मेथड से हमने हर क्वेश्चन को किया है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो लेक्चर को रिवाइज करे, लेक्चर को देखे, और फिर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। तो मोहसिन, उस्मान, जुलेखा, जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है ज्यादा, वो मुझे सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 4 पूरा सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करते हैं अपने सॉल्यूशंस, ठीक है। अब इधर आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या कह रहा है? द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ शाहिद एट 31 अक्टूबर 2014। तो ये 31 अक्टूबर 2014 का आपको क्या गिवन है? पूरा ट्रायल बैलेंस गिवन है, राइट। पूरा कैसे पता? क्योंकि जब हम इसको देखते हैं तो इसमें हमें ये डेबिट और क्रेडिट कॉलम टोटल होते हुए नजर आ रहे हैं, मैच होते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है फिर सारे इसमें अकाउंट बैलेंसेस होंगे, इसीलिए इसका टोटल जो है वो मैच करे, राइट। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है? इसमें आपको सेल्स दिया हुआ है, परचेजेस दिया हुआ है। इतनी बात हमें बेसिक फाइनल अकाउंट जो मैं आपको करा रही थी, बेसिक उसका फॉर्मेट करा रही थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि ट्रायल बैलेंस में हमेशा आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई होगी, राइट। हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 अक्टूबर 2014। तो ये एक साल पहले, 12 महीने पहले की इन्वेंट्री दी हुई होगी। अगर ये बात ना भी लिखी होती 1 नवंबर 2013, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। अगर ये बात याद नहीं थी तो अब इंशाल्लाह याद आ जाएगी। आगे फाइनल अकाउंट्स में भी इस बात को हम रिपीट करेंगे, तो उसकी टेंशन ना लें, राइट। तो हमें ये बात याद रखनी है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर इन्वेंट्री जो होती है ना, वो ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ होता है, राइट। और आपको जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो आपको दी हुई होती है अलग से अदर इंफॉर्मेशन में, जिस तरह यहाँ पे बताई हुई है इन्वेंट्री एज ऑन 31 अक्टूबर 8.5 मिलियन, ठीक है। इस तरह से क्यों होता है ये इंशाल्लाह आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा, अभी इसकी बिल्कुल टेंशन ना लें। आगे फिर आपको सैलरीज एंड वेजेस ये एक्सपेंस दिया हुआ है, मोटर एक्सपेंस दिया हुआ है, रेंट, रेट्स, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है? एक्सपेंस नहीं है, इनकम है, राइट। क्योंकि ये अमाउंट आ रहा है आपके क्रेडिट कॉलम में। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ नहीं है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट इनकम, राइट। तो जब हम बेसिक फाइनल अकाउंट्स कर रहे थे तब भी हमने ये देखा था कि अगर ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम क्रेडिट साइड पे आ रहा है, या तो वो लायबिलिटी होगा, या तो वो कैपिटल होगा, या फिर वो इनकम होगा, राइट। है ना? क्लियर है ना सबको ये बात? फिर आपके पास आता है इंश्योरेंस, लाइटिंग एंड हीटिंग, मोटर व्हीकल्स, फिक्सचर एंड फिटिंग्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये आपको पता है कि आपका करंट एसेट है, राइट। ट्रेड पेएबल्स, ये आपकी लायबिलिटी है। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ड्रॉइंग्स और कैपिटल। इस तरह से आपका पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस जो हो गया वो कंप्लीट, राइट। फिर आपको अदर इंफॉर्मेशन दी जा रही है, अदर इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 अक्टूबर 2014, यानी कि ईयर एंड पे अदर इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है वो? एक्सपेंसेस विच हैव बीन प्रीपेड, रेट्स ₹34,000, इंश्योरेंस ₹1,90,000, एक्सपेंसेस विच आर ओविंग। किस डेट पे ओविंग? 31 अक्टूबर 2014 पे ये एक्सपेंसेस आप ओ करते थे। रेंट 2,20,000, मोटर एक्सपेंसेस इतने, लाइटिंग एंड हीटिंग इतना। इंटरेस्ट इनकम अक्रूड, अब ये याद रखिएगा, अक्रूड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम दोनों ऑपोजिट है ना। अक्रूड एक्सपेंस क्या होता था? लायबिलिटी, है ना। अक्रूवल बुक करना एक्सपेंस का क्या होता था? लायबिलिटी।
अक्रूवल बुक करना इनकम का, अक्रूड इनकम को बुक करना क्या होता था? करंट एसेट, है ना? मैंने आपको सिखाया था ना कल, देखो जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, जो आपको मैंने इनकम वाला चार्ट दिया, उसमें एक अनअर्न्ड है और एक अक्रूवल है। अक्रूवल यानी कि अक्रूड इनकम, ठीक है? तो अनअर्न्ड इनकम आपकी लायबिलिटी होती है। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है इनकम अक्रूड है 98,000, ये आपका करंट एसेट बता रहा है ना। इन्वेंट्री एज ऑन 31 अक्टूबर 2014 है 8.5 मिलियन, राइट? अब इसमें आपको करना क्या है? अब देखिए, इतनी बात आप अपने पास नोट कर ले। अब यहाँ पे इन्होंने कहीं पे बात मेंशन नहीं की हुई कि ये वाले आइटम्स एडजस्ट नहीं हुए हुए ऊपर वाले आइटम्स में, हमें नहीं समझ में आ रहा है ना, ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी को कि क्या ये वाली चीजें इसमें शामिल है, मतलब इसमें हमें करनी है या हो चुकी है, हमें सिर्फ वो ऐसी बता रहा है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बात क्लियर है या नहीं? यानी कि आप मेरे से ये पूछ सकते हैं कि जिस तरह हमने इससे पहले एक दो सवालों में किया था कि एज पर ट्रायल बैलेंस लिखा था और उस फिगर को हमने ठीक किया था, राइट? क्योंकि उसमें लिखा हुआ आ रहा था कि जी फलानी एंट्री हैड नॉट बीन पास्ड, ये वाली चीज रिकॉर्ड नहीं हुई थी क्योंकि इनवॉइस नहीं मिला था, वो फ्यूल एंड पावर वाला, अगर आपको याद हो, फ्यूल वाली बात, ये वाली चीज देखिए, ये वाली चीज had no entry had been made in the books for it, at all for it। तो इस तरह की चीजों में तो हमें समझ में आ रहा है कि इसकी एंट्रियां इसमें नहीं हुई हुई। अब यहाँ पे हम कैसे पता कराएंगे कि ये सारी अक्रूड इंटरेस्ट इनकम और ये सब आपने रिकॉर्ड किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, इसका एडजस्टमेंट बाकी है। तो देखें, अब आप आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ी सी एडवांस चीजों को देखने लगे हैं, ठीक है? सारी चीजें आपको एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन में नहीं गिवन होंगी। एग्जामिनर आपको टेस्ट करेगा इस अजम्पशन पे कि आपको अकाउंटिंग आती है, आपको अब अकाउंटिंग की समझ आने लग गई है, और आप अपने मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया है 2 अकाउंट मेथड से, सिंगल अकाउंट मेथड से मैंने कहा है कि आप लोगों ने करना है, ठीक है? अच्छा, तो अब मैं कहाँ थी? हाँ, तो अब एग्जामिनर जो है वो आपको इस अजम्पशन पे टेस्ट करेगा कि आपको देखते हैं कि किस हद तक अकाउंटिंग की समझ में आ रही है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताएं, कितने लोग ये बात कह रहे हैं कि इन सब चीजों की एडजस्टमेंट अभी करनी है? यानी कि इधर जो फिगर्स आई हुई हैं ट्रायल बैलेंस में वो गलत फिगर्स हैं, उनको हमें अभी ठीक करना है। मैं फिर आपको बताऊंगी कि कैसे, सही आंसर क्या है। हाँ जी, कितने लोग कह रहे हैं कि इनको ठीक करना है अभी? जुलेखा, अच्छा, जवाब मोहसिन उस्मान, बात समझ आ रही है? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मतलब अभी हम क्या करें, बस एज इट इज ट्रायल बैलेंस को देखते हुए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना लें, सब बिल्कुल ठीक है। ये इन्होंने ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, या हमें अभी इनमें कुछ काम करना है और फिर हम एसओसीआई और एसओएफपी बनाएंगे? जरूरी नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए भी दिया हो। नो एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा, उस्मान कह रहे हैं अभी ठीक करना पड़ेगा। मोहसिन, ठीक करना है या सब कुछ बिल्कुल ठीक है? हाँ जी मोहसिन, आपके जवाब का इंतजार हो रहा है। अच्छा, अब जवाब ने भी कहा कि एडजस्टमेंट करेंगे, चले ठीक है, बिल्कुल सही है। देखें, अभी एडजस्टमेंट करना है। नहीं 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 नहीं, ये पिछले साल का ट्रायल बैलेंस थोड़ी है, ये तो 31 अक्टूबर का ट्रायल बैलेंस है। आपने 31 अक्टूबर 2014 का ही आपने क्या बनाना है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एंड नोट्स प्रिपेयर शाहिद स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2014। आपको एसओसीआई और एसओएफपी बनाने 31 अक्टूबर का ही, आपको ये 31 अक्टूबर का ही ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। पिछले साल का कहाँ है? पिछले साल की सिर्फ इन्वेंट्री आती है, ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, ठीक है? चले जी, अब इसका जवाब ये है कि हमें एडजस्टमेंट्स लाजमन पास करनी है। क्यों पास करनी है? देखें, ये आपको क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ना? अब ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट होना चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स, क्योंकि इसी को देखते हुए हमने क्या बनाना है, इसी को देखते हुए हमें एसओएफपी और एसओसीआई बनाने हैं, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। तो इसमें कोई चीज रह नहीं जानी चाहिए। अब जरा नीचे आए, आपको यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है 31 अक्टूबर 2014 पे, आपको नजर आ रहा है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। ये क्या है? 34,000 और 1,90,000 क्या है? आपके एसेट्स होते हैं ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस विच हैव बीन प्रीपेड, कहीं पे भी प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाए आपके दिमाग में बनना घंटी बजनी चाहिए, ओ अच्छा इसका मतलब है एसेट। अब जरा देखें ट्रायल बैलेंस में कहीं पे प्रीपेड ये वाले एक्सपेंसेस का आइटम कोई नजर आ रहा है? प्रीपेड रेट्स या प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है? डेबिट साइड पे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे आपको रेट्स नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको इंश्योरेंस नजर आ रहा है। आपको कहीं पे भी प्रीपेड रेट्स और प्रीपेड इंश्योरेंस का डेबिट बैलेंस, आपको एसेट के नाम का कोई भी आइटम नजर नहीं आ रहा, राइट। इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस में अभी तक ये आइटम्स नहीं आए हैं, आपने इनकी डबल एंट्री पास ही नहीं की अभी तक, राइट। डबल एंट्री पास नहीं किया या रिकॉर्डिंग इनकी नहीं की सिंगल अकाउंट मेथड में। इसी तरह एक्सपेंसेस विच आर ओइंग, ये क्या है? अक्रूड एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस आपकी करंट लायबिलिटी होती है। ये अमाउंट्स आपको नजर आनी चाहिए थी क्रेडिट कॉलम में। यहाँ पे आपको कहीं पे भी अक्रूड रेंट, अक्रूड नहीं, रेंट तो नहीं, हाँ अक्रूड रेंट, रेट्स जो है ना बच्चे टैक्सेस होते हैं, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है कि रेट्स होते क्या हैं, बस रेट्स टैक्स किस्म की होती है, ड्यूटीज होती है ना जिस तरह मुख्तलिफ किस्मों की, बस वो बात है इसमें, ठीक है। तो इतनी बात हम लोगों ने समझ ली कि आपके पास सिचुएशन क्या है, इसमें आपको एडिशनल चीजें बताई हुई हैं। और इसमें एक और बात आप नोट कर लें, अदर इंफॉर्मेशन में आपको जो चीजें बताई हुई होती है ना, उसकी मेजॉरिटी केसेस में एडजस्टमेंट्स अभी पास करनी होती हैं, ठीक है। वो आपको अदर इंफॉर्मेशन या अदर एडजस्टमेंट्स बताता ही इसीलिए कि अभी कुछ आइटम्स रह गए हैं, कुछ आपने डबल एंट्रीज अभी पास करनी है, कुछ आपने एडजस्टमेंट्स पास करनी है, फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी हमने कुछ आइटम्स की, जो कि ये वाले सारे आइटम्स हैं, ठीक है, 1 से लेके 3 तक, इन सारे आइटम्स की अभी हमने एडजस्टमेंट करनी है, तो इसको कर लेते हैं और फिर हम अपना एसओएफपी और एसओसीआई बनाएंगे, ठीक है जी। तो पहले देख लेते हैं कि जी पहला एडजस्टमेंट जो है वो आपका किस आइटम का आ रहा है? एक्सपेंसेस विच हैव बीन प्रीपेड, रेट्स आ रहा है 34,000, ठीक है। अब आपने बिल्कुल उसी तरह से करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर इसमें किया था ना, हैंड आउट 2 का ये वाला जो क्वेश्चन था, एज पर ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट किया था हमने, राइट। तो आपने एग्जैक्टली उसी तरह से करना है। रेट्स का देखें, रेट्स का ये वाला आइटम है, राइट। आपने पहली एडजस्टमेंट पास करनी है किसके अकाउंट में? जरूरी नहीं है कि हर अकाउंट में एडजस्टमेंट हो, है ना। जो आपको अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन है, आपने सिर्फ उन्हीं चीजों को फिक्स करना है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो पहले आपके पास आया रेट्स, आपने सबसे पहले देखा कि इसकी अनएडजस्टेड फिगर क्या है? रेट्स है, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट कॉलम में आ रहा है 2,34,000, ये सारे रुपीज इन थाउजेंड्स हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हमने डेबिट साइड पे रेट्स के टी अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे लिखा 2,34,000, राइट। कौन सी डेट पे? 31 अक्टूबर 2014, चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें, और यहाँ पे आप लिख दें एज पर ट्रायल बैलेंस। इसके अलावा आप अनएडजस्टेड अमाउंट बैलेंस भी लिख सकते हो, वट एवर, ठीक है, व्हाटसोएवर, अनएडजस्टेड बैलेंस भी लिख सकते हो। मैं एज पर ट्रायल बैलेंस लिख रही हूँ, ठीक है जी, एज पर ट्रायल बैलेंस। अब देखते हैं कि रेट्स के अंदर क्या सिचुएशन है। अब रेट्स के लिए वो कह रहा है एक्सपेंसेस विच हैव बीन प्रीपेड, रेट्स हैं 34,000। इसमें उन्होंने हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि सिंगल अकाउंट मेथड से एडजस्टमेंट्स करें या 2 अकाउंट मेथड में शो करें। तो हमने क्या करना है? हमने सिंगल अकाउंट मेथड फॉलो करना है। इतनी बात आपको पता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आपके करंट एसेट्स होते हैं, राइट। 31 अक्टूबर पे अगर मैं खड़े होके आपको कहूं कि मैंने 34,000 के रेट्स जो हैं वो प्रीपे किए हुए हैं, ये ऑलरेडी पेड है ना। मैं आपको बस 31 अक्टूबर 2014 पे खड़े होके कह रही हूं कि आई हैव प्रीपेड 34,000 रुपीज के प्री रेट्स, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस मेरा है आज के दिन, प्रीपेड एक्सपेंस का बैलेंस है 34,000। तो आपने क्या करना है? आपने कहना है अच्छा इसका मतलब है कि ये करंट एसेट है। इतनी बात तो पता है आपको, है ना। इतनी बात सबको क्लियर है ना? जवाद मोहसिन उस्मान, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आपके एसेट्स होते हैं। ये मैं एक दफा फिर रिवीजन के तौर पे ना वो लिख लूंगी, चार्ट बना के आपको बता दूंगी, ठीक है जी। एसेट होता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका कैरेट डाउन आएगा किस साइड पे? एसेट का बैलेंस कैरेट डाउन किस साइड पे आता है? क्रेडिट साइड पे।
तो आपने कहा नहीं, डेबिट बैलेंस होता है लेकिन क्रेडिट साइड पे आएगा ना, ऑपोजिट होता है। आपने कहा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 31 अक्टूबर 2014 को मैं कैरेट डाउन रेट्स के अकाउंट में कितना लिख दूंगी, 34,000 क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये मेरा करंट एसेट है, मेरा डेबिट बैलेंस है, राइट। ये काम किया आपने। फिर आपने कहा चलो अब इस अकाउंट को दोबारा से क्लोज करते हैं। रेट्स के अकाउंट में और कोई चीज आनी है, जरा देख लें एक और दफा। आइटम 1 2 3 में कोई है और आइटम? कुछ भी नहीं है। आपने कहा बस रेट से रिलेटेड जितना भी आइटम थे, जितना भी काम करना था वो मैंने कर दिया। इसको जब हम क्लोज करने गए तो हमारी क्रेडिट साइड शॉर्ट थी कितने से, 200,000 से। हमने कहा अच्छा अब ये हमारी क्या निकल आई, ये हमारी निकल आई बैलेंसिंग फिगर। ये हमारी निकल आई एसओसीआई में कितनी फिगर जाएगी, 2 लाख रुपीस जाएगी 31 अक्टूबर 2014 को। आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे अगर मैं एडजस्टमेंट पास ना करती तो देखिए रेट्स का एक्सपेंस मेरा कितना आ रहा है, 2,34,000। रेट्स आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है, एसेट नहीं होता। ये बात आप लोग अपने पास नोट कर लो भले। जिस तरह रेंट एक्सपेंस होता है इसी तरह रेट्स भी आपका एक्सपेंस होता है, टैक्सेस और ड्यूटीज की तरह, कस्टम्स ड्यूटी और कस्टम चार्जेस वगैरह, ठीक है। तो अगर आप ये एडजस्टमेंट पास ना करते तो आप अपने एसओसीआई में रेट्स का एक्सपेंस कितने का दिखा देते, 2,34,000 का। लेकिन आपको ये बात पता चली कि 2,34,000 में से 34,000 का अमाउंट तो प्रीपेड है, वो आपका इस पीरियड से परटेन ही नहीं करता, वो तो आपने प्रीपे किया हुआ है। आपने अभी तक उसके अगेंस्ट बेनिफिट्स तो कंज्यूम किए ही नहीं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ नहीं बनाना पड़ेगा ना, मैं सिंगल अकाउंट मेथड से काम कर रही हूं। अगर आप ये देखो मैं सिंगल अकाउंट मेथड यूज कर रही हूँ और इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट आप सिंगल अकाउंट मेथड से ही काम करोगे। आपने सारी रिकॉर्डिंग्स देख ली है उस्मान? आपने नहीं डबल अकाउंट मत बनाओ ना, डबल अकाउंट मेथड बनाने की भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है एसओसीआई और एसओएफपी की। ये काम तो हम वर्किंग के लिए कर रहे हैं। आप सारी रिकॉर्डिंग्स देखो, ठीक है, पर बात क्लियर हो जाएगी। तो ये काम रिक्वायरमेंट में ये थोड़ी है कि आपने टी अकाउंट्स बनाने हैं और आपने फिक्स करना है उसको, ये तो वर्किंग का पार्ट है, राइट। अब वर्किंग के अंदर तो मैंने अपना टाइम सेव करना है ना। मैं अगर डबल अकाउंट मेथड बनाने में लगी और दो टी अकाउंट्स बनाने पड़ जाएंगे तो बेहतर है आप सिंगल अकाउंट बनाओ, बस सिंगल अकाउंट ही बनाओ आपने कोई और नहीं बनाना बस। तो इस सिंगल अकाउंट मेथड से मैं चल रही हूं कि मेरे एक्सपेंस के अकाउंट में मुझे एक्सपेंस की फिगर भी नजर आ रही है और मुझे एसेट की फिगर भी नजर आ रही है, मुझे कैरेट डाउन भी नजर आ रहा है। क्लियर है बात? सही है उस्मान? अगर अभी आप छोड़ दो, जो सवाल में लिखा हुआ है उसी को हमने फॉलो करना है। अगर डबल अकाउंट मांगा होता तो आपको आता है डबल अकाउंट कैसे बनाते हैं। मैं इस सवाल में मैं दोबारा से नहीं बना रही, मैं बार बार डबल अकाउंट से नहीं कर रही, ठीक है। जनरल कर रहे हो लेकिन अभी इस सवाल पे स्टिक करते हैं ना। मैंने आपको डबल अकाउंट टू अकाउंट मेथड से भी चीजें सिखा दी हैं, तो जो क्वेश्चंस मैंने उसके सिखाए हैं आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। इस वाले सवाल में नहीं है। अगर डबल अकाउंट मेथड इसमें मांगा होता तो मैं डबल अकाउंट से करके आपको बता देती। अब ऐसी बात तो नहीं है ना कि आपको नहीं आता टू अकाउंट मेथड से बनाना, आपको करना आता है तो आप उससे प्रैक्टिस कर लो। अब इस क्वेश्चन में मैं टू अकाउंट मेथड नहीं फॉलो करूंगी, राइट, ताकि आपको भी मैं ये बात मतलब इम्पोर्टेंस इस बात की बताऊं ना कि अगर आपको नहीं मेंशन किया हुआ कि आपको टू अकाउंट मेथड से ही करना है, अगर उसने ये बात नहीं मेंशन की हुई कि आपको उन एक्सपेंसेस से रिलेटेड प्रीपेड और अक्रूड के अकाउंट्स भी बनाने हैं, तो आपने क्या करना है, टाइम अपना सेव करना है। आपने ये नहीं कहना कि और चलो प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन में टू अकाउंट मेथड से करते हैं, नहीं, यू हैव टू सेव योर टाइम, राइट। तो आपने अपना टाइम सेव करना है, आपने इस सवाल में लाजमन सिंगल अकाउंट मेथड से ही सॉल्व करना है इसको। चले जी, इतनी बात क्लियर होगी? जवाद, मोहसिन, उस्मान, जुलेखा, यहां तक क्लियर है? तो अब हमने क्या किया, रेट्स की ये जो अनएडजस्टेड अमाउंट थी, अब हमें, हाँ बिल्कुल, पेपर में प्रैक्टिस नहीं करनी, वेरी गुड, सही है। तो अब हमने, हमारे पास रेट्स के एक्सपेंस की अमाउंट थी अनएडजस्टेड 2,34,000, हमने उसको एडजस्ट करके कह दिया कि एक्सपेंस की अमाउंट है 2 लाख और करंट एसेट की अमाउंट इसमें है कितनी, 34,000, राइट।
तो बेसिकली 2,34,000 को हमने ब्रेक कर दिया, हमने इसको एडजस्ट कर दिया, हमने कहा कि पूरा का पूरा एक्सपेंस नहीं है, इसमें से 34,000 आपका एसेट भी है। अगले आइटम पर आते हैं, एक काम ही करते हैं, इसको टिक करते रहते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने कौन कौन से आइटम्स को एडजस्ट कर लिया है। ठीक है जी, तो रेंट हमारा रेट्स हमारा हो गया और यहाँ पे नीचे हो गया। ठीक है जी, आप लोगों ने पेपर में भी इसी तरह से करना है कि जिन एडजस्टमेंट्स को आप करते जाओ ना, उन पे छोटा छोटा टिक लगाते जाओ। ठीक है, ताकि आपके कंट्रोल में रहे कि आपने चीजें ये वाली चीजें कर ली है, राइट। फिर आपका आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी क्या है आपका, प्रीपेड है। चलें जी, इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस होता है। जब आप एक्सपेंस को देखते हो, इस अमाउंट को देखते हो, ट्रायल बैलेंस में आ रहा है 463। बिल्कुल उसी तरह से आपने यहाँ पे किया, आपने कहा इंश्योरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस 463,000, राइट। ये आपने एज इट इज उठा के लिख दिया कि एज पर ट्रायल बैलेंस मेरा इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है, 4,63,000। जब मैं इधर आती हूँ अदर इंफॉर्मेशन में मुझे बताया जा रहा है कि 4,63,000 में से 1,90,000 तो प्रीपेड एक्सपेंस है। अभी इस एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम को हम फर्दर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो इनशाला उसमें काफी आपको नई बातें पता लगेंगी, आप डिफरेंट तरीके से इस बात को सोचोगे, राइट। अच्छा, तो इंश्योरेंस के बारे में हमें पता लग रहा है कि 1,90,000 अगेन क्या है, प्रीपेड है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है जी, वेरी गुड, 1,90,000 हमारा एसेट है, हमारा करंट एसेट है, कैरेट डाउन आएगा क्रेडिट साइड पे। अब जब हम इस अकाउंट को क्लोज करने गए तो हमें पता लगा कि हमारी जो बैलेंसिंग फिगर है वो है 2,73,000 और ये हमारी जाएगी किधर, ये हमारी जाएगी एक्सपेंस में और ये हमारा चला जाएगा करंट एसेट में। क्लियर हो गई बात। अब आपने इसी तरह से बाकी सारे आइटम्स को भी फिक्स करना है, ठीक करना है। बच्चे नहीं थी ना, ये तो 4,63,000 तो थी ना। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि 1,90,000 ट्रायल बैलेंस में थी या नहीं, मुझे जरा देख के बताओ। 1,90,000 कहीं नजर आ रहा है? हाँ जी, या कहीं पे प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से कोई एक भी आइटम आ रहा है, एक भी आइटम। मैं आपको देखो, अकाउंटिंग में इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि हर चीज का अलग अलग टी अकाउंट बनेगा। यानी कि अगर आपके पास ये दो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, ये दो है ना, रेट्स और इंश्योरेंस, तो आपका प्रीपेड रेट्स का अकाउंट अलग बनेगा, वो अलग आएगा ट्रायल बैलेंस में। प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट अलग बनेगा और वो अलग आएगा ट्रायल बैलेंस में। 4,63,000 इसमें शामिल तो थी ना? हाँ, इसमें था शामिल। ये कैसे पता चला? ये इतना तो रिकॉर्डेड है ना, इतना तो रिकॉर्डेड है। वो आपको सिर्फ एडिशनल ये बता रहा है कि जितना भी अमाउंट रिकॉर्डेड है उनमें से इतने अमाउंट्स प्रीपेड थे। देखो मुझे एक बात बताओ, प्रीपेड के केस में क्या होता है? प्रीपेड के केस में ये होता है ना कि आप पेमेंट कर देते हो, है ना। अब पेमेंट प्रीपेड के केस में अगर आप अपना वो लेकर आओ, लेक्चर दिमाग में लेकर आओ, क्या होता था, हम डबल एंट्री पास करते थे, एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, हम ये करते रहते थे सारा टाइम, है ना। जैसे ही पेमेंट करते थे हम ये डबल एंट्रीज पास करते थे। फिर साल के आखिर में हम क्या कहते थे, हम ये कहते थे कि हमने कुछ अमाउंट प्रीपे कर दिया है। तो हम क्या डबल एंट्री पास करते थे, हम वो अमाउंट एक्सपेंस से निकालते थे और किधर डालते थे, प्रीपेड एक्सपेंस के अकाउंट में। ये डबल एंट्री पास करते थे। यानी कि प्री पेमेंट के केस में क्या होता है कि वो अमाउंट आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके होते हो एक्सपेंस के अंदर। इतनी बात समझ आ गई? ये बात चाहो तो आप नोट भी कर लो। प्रीपेड एक्सपेंस में हमेशा क्या होता है कि वो अमाउंट आप ऑलरेडी एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर चुके होते हो, आपको साल के आखिर पे या तो डबल एंट्री पास करके या सिंपल कैरेट डाउन लिख के, सिंगल अकाउंट मेथड में कैरेट डाउन लिख के उस अमाउंट को एक्सपेंस से निकालना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है। ठीक है, उसको ऑलरेडी रिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए ना, उसको एक्सपेंस पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपने बेनिफिट तो
हाँ सही है, पेपर में आप माइनस करके दिखाती थी, दैट्स फाइन एज वेल। देखो माइनस ही तो हो रहा है, प्रीपेड क्या हो रहा है, प्रीपेड माइनस ही तो हो रहा है। 2,34,000 में से 34,000 माइनस कर दिया, एक्सपेंस की फिगर 2 लाख आ गई, माइनस भी करो, इट्स द सेम थिंग। लेकिन अभी क्योंकि आप लोग इतने पक्के नहीं हुए हो ना, हाँ घिचपिच हो जाता था, मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आप लोग अभी इतने ज्यादा पक्के नहीं हुए हुए अकाउंटिंग में, तो बेहतर है कि आप टी अकाउंट्स बना बना के पास करो। इनफैक्ट मैंने तो डबल एंट्री बुक कीपिंग कराते हुए भी मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपको डबल एंट्रीज पे भी अबूर हासिल ना हो, अगर आप उसमें एक्सपर्ट ना हो, अगर आपको अभी भी डाउट हो डबल एंट्रीज में, तो डायरेक्टली खुदारा पास मत करो एंट्रीज, डायरेक्टली टी अकाउंट्स के अंदर मत लिखो, डबल एंट्रीज पास कर करके लिखो। डबल एंट्री पहले जल्दी से लिख ली, डेबिट ये क्रेडिट ये करना, और फिर उसको पोस्ट करो। जिस तरह मैंने अभी आपको अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट सारा डबल एंट्रीज पास कर करके बताया है ना, मैंने डायरेक्टली टी अकाउंट्स में पोस्टिंग नहीं की, पहले मैंने डबल एंट्रीज लिखी, उनसे सिखाया, फिर मैंने वो टी अकाउंट्स बना बना के मैंने आपको बताया है ना। तो ये आसान तरीका है, इससे पहले आप अपनी प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आईकैप के एग्जाम्स तक यू विल बी एक्सपर्ट इनफ। फिर आपने डायरेक्ट अगर कोई शॉर्टकट मारने आप मार सकते हो आराम से, ठीक है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आईकैप एग्जाम में तो बल्कि आपको और केयरफुल होना चाहिए, उसमें तो बल्कि आप शॉर्टकट्स ना ही मारें तो बेहतर है, जितना ज्यादा केयरफुल होंगे उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो एनीवे इतनी बात समझ में हो गई, क्वेश्चन क्लियर हो गया, चले जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त हो गया ये तो, ठीक है, क्योंकि आपने लेक्चर सारे नहीं देखे हुए ना इस वजह से, ठीक है। तो हमने ये देखा कि प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर, बिल्कुल प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर मोहसिन बात क्लियर होगी आपको, प्रीपेड एक्सपेंस की जब हम बात करें, अब देखें आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लेक्चर होगा। आज के दिन हम कोई नई चीज एसेस नहीं करेंगे, लेकिन हम इसी टॉपिक को मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखेंगे, हम मुख्तलिफ तरीकों से अब डिस्कस करेंगे। अब ये वाली बात मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर जो अमाउंट होगा, जो बैलेंस होगा प्रीपेड का, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कि जब आप पेमेंट कर रहे थे तो आप उसको साथ साथ एक्सपेंस के अकाउंट में डाल रहे थे, और आपको आखिरी दिन क्या करना है, आपको उसके एक्सपेंस के अकाउंट से निकालना है। इतनी बात समझ आ गई, राइट। अब हम अक्रूड एक्सपेंस पे आएंगे तो फिर उसका देख लेंगे, इतनी बात क्लियर है। तो हमने प्रीपेड एक्सपेंस के ये दो चीजें देख ली और हमने इनको एडजस्ट कर लिया। अब हमने ये कहा कि इनकी जो सही अमाउंट एक्सपेंस में जानी चाहिए, एसओसीआई में जानी चाहिए, वो 2,73,000 और 2 लाख है, राइट। अब हम आते हैं अगले आइटम पे। अगला हमारा क्या है, एक्सपेंसेस विच आर ओविंग, यानी कि हम ओ करते हैं, राइट, यानी कि हमारे अक्रूड एक्सपेंसेस हो गए है। रेंट है 2,20,000, रेंट कहां गया, रेंट ये है। उसी तरह से हमने अकाउंट बनाना है, टी अकाउंट बनाया रेंट का, ठीक है जी, और ये सब हमने मिटा दिया। चलें जी, एज पर ट्रायल बैलेंस रेंट कितना अमाउंट आ रहा है, 9,86,000 रुपीज डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस ही आना चाहिए, क्यों, क्योंकि रेंट एक्सपेंस होता है, राइट। तो 9,86,000 आपने एज पर ट्रायल बैलेंस लिख दिया डेबिट साइड पे। इतनी बात क्लियर है सबको? अभी भी हम एक्सपेंसेस के ऊपर ही हैं, ठीक है। 9,86,000 आपने लिख दिया एज पर ट्रायल बैलेंस डेबिट बैलेंस। अब आप देखते हो कि उसमें एडजस्टमेंट क्या करनी है। अब आपको ये बताया जा रहा है कि 31st ओड ओज, अच्छा चले ठीक है, ओड टू और ओड बाय, ठीक है, ये मेन चीजें सही है। ओविंग आपको ये क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस विच आर ओविंग, आप ही ओ करोगे ना एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस आप ही ने पे करने हैं, तो इसमें तो कोई रिसीवेबल का कोई सिनारियो है ही नहीं। आपको पता है कि ये इन केस लायबिलिटी है ना, आप एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हो तो आप ही ने पे करने हैं ना, सामने वाली पार्टी ने नहीं पे थोड़ी करने हैं आपको, आपने पे करने हैं। एक्सपेंसेस तो हमेशा आप ही पे करोगे, ये बात तो गैर कंफर्म्ड है, राइट। एक्सपेंसेस तो हमेशा आप ही ने पे करने हैं। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस विच आर ओविंग, और अच्छा इसका मतलब है अभी तक हमने इन एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं की, राइट। अब इधर आ जाए, अब ये आ गया आपके पास जी, रेंट है 2,20,000। अब इसका क्या मतलब हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या होता था, प्रीपेड एक्सपेंस में वो अमाउंट एक्सपेंस में शामिल होती थी, आपको निकालनी होती थी। अक्रूड एक्सपेंसेस में हो जाएगा ऑपोजिट। क्यों हो जाएगा ऑपोजिट? क्योंकि आपने इसकी पेमेंट नहीं की, आपने एक्सपेंस को जब डेबिट किया और बैंक को आपने क्रेडिट किया, तो क्योंकि आपने
2,20,000 की कोई पेमेंट नहीं की ना अभी तक, ये ओविंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इस सिनेरियो में ये डबल एंट्री पास ही नहीं हुई अभी तक। 2,20,000 की एग्जैक्टली शामिल करनी है। अब इतनी बात समझ आ गई। 2,20,000 का आपने बेनिफिट इनकर कर लिया है, आपने बेनिफिट इंजॉय कर लिया है, इसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि आपने इसकी पेमेंट नहीं की और आप पेमेंट की आप एंट्रीज पास करते हो इस डबल एंट्री के थ्रू, तो अभी तक आपने इसकी पेमेंट नहीं की थी, तो इसकी वजह से एक्सपेंस भी डेबिट नहीं हो सका था। तो अब आप क्या करोगे, अक्रूड एक्सपेंस के केस में आप ये कहोगे कि रेंट का ये जो अमाउंट है 9,86,000, ये अमाउंट शॉर्ट है, इसमें 2,20,000 का रेंट एक्सपेंस शामिल होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो अब हमें करना है, कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं सोचना। देखो आपको अपनी तरफ से कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, आपने सिर्फ ये देखा कि रेंट क्या है, ओविंग है, यानी कि ये क्या है, लायबिलिटी है हमारी। लायबिलिटी का कैरेट डाउन किस साइड पे आता है, डेबिट साइड पे। आप इधर गए, यहाँ पे आपने सीडी लिखा, यहाँ पे आपने लिखा 2,20,000, यहाँ पे आपने डेट कॉपी की एंड दैट्स इट। अब जब आप एसओसीआई की फिगर निकालोगे, बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, 1206,000, यानी कि 9,86,000 प्लस 2,20,000। इतनी बात समझ आ गई। तो प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर आपको माइनस करना है, यानी कि निकालना है। अक्रूड एक्सपेंस में आपको ऐड करना है, यानी कि शामिल करना है एक्सपेंस की फिगर निकालने के लिए। क्लियर होगी बात। तो अब आपकी एक्सपेंस का अमाउंट कितना आ गया, 1206,000, क्योंकि ये 9,86,000 में अभी शामिल नहीं था, आपने कर दिया। तो 1206,000 आपके एक्सपेंस में चला गया, और ये जो अमाउंट आएगी ना, ये आपकी आ जाएगी करंट लायबिलिटी में, एसओएफपी में आप इसको दिखा दोगे। क्लियर होगी बात। मोहसिन, जवाद, उस्मान, जुलेखा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, ये काम भी हमारा हो गया, रेंट को भी हम कर देते हैं टिक। अब आता है जी मोटर एक्सपेंसेस। अब मोटर एक्सपेंसेस ढूंढे, मोटर एक्सपेंसेस कहां पर है आपका, ये रहा मोटर एक्सपेंसेस आपका, ये रहा 1,65,000। इसमें भी क्या है, इसमें भी एक्सपेंसेस विच आर ओविंग है। उस्मान बच्चे क्लियर है ना। तो आपने इसी तरह से मोटर एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाया, राइट। मोटर एक्सपेंसेस एज पर ट्रायल बैलेंस कितना है, 1,65,000, ठीक है। अब आपने देखा अदर इंफॉर्मेशन में क्या बताया गया है, मोटर एक्सपेंसेस प्रीपेड है या अक्रूड है। आपको बताया जा रहा है कि मोटर एक्सपेंसेस भी आपके सर पे लायबिलिटी है। 76,000 के मोटर एक्सपेंसेस का बेनिफिट आपने ले लिया है, आपने अभी तक इनकी पेमेंट नहीं की, यानी कि ये भी क्या है, आपकी लायबिलिटी सिचुएशन हो गई। आपने कैरेट डाउन सीधा सीधा लिखा, कितने है 76,000 का, आपने सीधा सीधा कैरेट डाउन लिख दिया, यहाँ पे कैरेट डाउन आ गया, अनएडजस्टेड बैलेंस आ गया। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो नेचुरली सी बात है क्या होगी, एसओसीआई होगी, है ना। एक एक्सपेंस के अकाउंट के अंदर क्या क्या हो सकता है, ब्रॉड डाउन हो सकता है, कैरेट डाउन होता है, बैंक की अमाउंट होती है और एसओसीआई होता है, राइट। तो यहाँ पे आप पूरे महीने का पूरे साल का टी अकाउंट तो बना नहीं रहे हो, यहाँ पे इस अमाउंट में सब कुछ हो चुका हुआ है सिवाय इस आइटम के, सिवाय कैरेट डाउन के, राइट। तो आपके पास क्या क्या हो गया, कैरेट डाउन आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो नेचुरली सी बात है फिर एसओसीआई की होगी, ठीक है जी, क्लियर है। 2,41,000, तो ये आपका बन गया एक्सपेंस। ट्रायल बैलेंस में 1,65,000 शामिल था, आपने कहा 76,000 का अक्रूड है, अक्रूड मैंने शामिल करना है, राइट। शामिल किया, ऐड किया, एक्सपेंस कितना बन गया 2,41,000, और ये आपका हो जाएगा करंट लायबिलिटी। चले जी, आगे आता है लाइटिंग एंड हीटिंग। लाइटिंग एंड हीटिंग का जरा करें खुद से। लाइटिंग एंड हीटिंग का आइटम ये आपके सामने आ रहा है।
अच्छा, मुझे एक और बात करनी थी। मुझे कल फीडबैक मुझे रिसीव हुआ है आप लोगों के अनोनिमस कमेंट्स के साथ। मुझे नहीं पता कि किसने ये कमेंट किया है, लेकिन आप लोगों में से किसी ने ये बात की है कि जो क्लास की टाइमिंग्स है ना, दे शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1 आवर, और कभी कभार तो 1.5 घंटे से भी ज्यादा हो जाती है। तो जिसने भी बात बोली है बच्चे, मेरे ख्याल से मैंने ये बात आप लोगों को कही थी कि 1 दिसंबर से, नहीं 1 नवंबर से मेरे ख्याल से आपने फॉर्म ही नहीं फिल किया। अच्छा चले ठीक है। तो मैंने तो शायद आप लोगों को ये बात इन्फॉर्म कर दिया था कि 1 नवंबर ऑनवर्ड्स हमारी क्लास 1.5 घंटे तक की ही होगी, मतलब मिनिमम 1.5 घंटे की होगी, क्योंकि हम लोग का सेशन थोड़ा लेट शुरू हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं जानबूझ के मैं ज्यादा टाइम ले लेती हूँ, ऑफिशियल टाइम ही 1.5 घंटा है। तो अगर मैं कभी, और अभी ये वाला वीक तो वैसे ही आपका मिड टर्म का वीक था, मैं तो ये किस्म की एक्स्ट्रा क्लासेस आप लोग की रख रही हूँ, इस वजह से ये 2-2 घंटे की है, राइट। ओए होए होए होए, नहीं नहीं मोहसिन, लड़ाई नहीं करनी, मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने कहा मैं क्लैरिफाई कर दूं, हो सकता है जिसने ये बात बोली हो उसको ये बात ना पता हो। तो हम लोग की क्लास की टाइमिंग्स ही 1.5 घंटे की है, वो तो मेरी वजह से कभी कभार 1-1 घंटे की हो जाती है, तो वो तो बल्कि मुझे अफसोस होता है उस पर, है। 1 घंटे की नहीं होनी चाहिए, तो 1.5 घंटा हमारा ऑफिशियल टाइम ही 1.5 घंटा है। आप लोगों के टाइम टेबल में वो चीज नहीं आई, लेकिन ये आपका कम्युनिकेटेड है टू द मैनेजमेंट, राइट। चले जी, लाइटिंग एंड हीटिंग का हो गया। हाँ, जल्दी से कवर हो, अच्छी बात है। January 31 तक हमारा खत्म हो जाए। प्रैक्टिस भी हमने करनी है, हमने ग्रैंड टेस्ट भी देने हैं ढेर सारे। चलें ठीक है। मैं 3 घंटे की लूं? ओए होए, नहीं नहीं, 3 घंटे की तो मैं नहीं लेनी। इतना भी आप लोगों को मैंने तंग नहीं करना। 3 घंटे पे टू मच हो जाता है, उसमें पढ़ाई नहीं होती सही से। चलें जी, लाइटिंग एंड हीटिंग हो गया। कितना आ रहा है लाइटिंग एंड हीटिंग? एक्सपेंस बताएं। दोनों चीजें हो जाएंगी ना, एक्सपेंस भी है इसमें, लाइबिलिटी भी है। ठीक है। एक्सपेंस कितना है लाइटिंग एंड हीटिंग का? 1 लाख कैरेट डाउन, ये लाइबिलिटी है। वेरी गुड, ठीक है। और एक्सपेंस कितना है? 1,331,000। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी बात हमें समझ में आ रही है। हम आहिस्ता आहिस्ता इस क्वेश्चन के थ्रू हमें थोड़े शॉर्टकट्स भी पता लग रहे हैं, राइट। शॉर्टकट्स इन द सेंस, अक्रूड एक्सपेंस को एक्सपेंस की गिवन अमाउंट में ऐड करना है, राइट, ताकि हमें फिर एक्सपेंस की अमाउंट पता लग जाए टोटल, राइट। तो इसी तरह, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। उस्मान बच्चे, हो गया। लाइटिंग एंड हीटिंग आपके पास क्वेश्चन में कितना गिवन है? 1,231,000, जिसमें से आपको बताया जा रहा है कि 1 लाख जो है वो आपका क्या है? अक्रूड है। तो आपका टी अकाउंट कुछ इस तरह से बनेगा। आप देखें, ये आप लोगों की वर्किंग है, ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो आप एक काम ये कर सकते हो, टाइम सेव करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप डेट्स वगैरह लिखो, ये तो मैं आप लोगों को ऐसे ही समझाने के लिए लिख रही हूँ। डेट्स लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये इतनी बड़ी बड़ी डिस्क्रिप्शंस ना भी लिखें चलेगा, सिर्फ एसओसीआई लिख दें, सीडी लिख दें, टीबी लिख दें, दैट्स इट, राइट। थोड़ी सी ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आपका होना चाहिए टी अकाउंट, लेकिन अगर आप उसमें पर्टिकुलर्स नहीं भी लिखते हो जल्दी में, अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप इवन पर्टिकुलर्स को भी छोड़ दो, सिर्फ अपनी वर्किंग इस तरह से कर लो, ठीक है। लेकिन ओनली इफ अगर आपके पास टाइम ना हो, बेहतर है कि आप अपने एग्जामिनर को हेल्प करो, असिस्ट करो इन अंडरस्टैंडिंग योर सोल्यूशन, राइट। ये ना हो कि उसको वर्किंग आपकी समझ ही ना आए, तो वर्किंग आपने भले ठीक की हुई हो लेकिन वो क्लैरिटी उसमें ना हो, तो आपको उसके मार्क्स फिर नहीं मिलेंगे। बल्कि अभी मैंने एक बात बता रही थी, अभी मैं कल अपने रेगुलर के बच्चों का पेपर चेक कर रही थी, तो उसमें एक बच्चा था, उसने प्रोविजन के क्वेश्चन के अंदर उसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का टी अकाउंट बनाया ही नहीं था, उसने सिर्फ ब्रॉट डाउन लिखा था क्रेडिट साइड पे, उसने कंप्लीट ही नहीं किया था। लेकिन जब मैंने उसकी वर्किंग्स को चेक किया, तो उसकी वर्किंग में उसने कैरेट डाउन की बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन की हुई थी। उसने मुझे, मतलब उसके पास टाइम नहीं होगा, तो उसने सिर्फ क्या कर दिया था, उसने वर्किंग कर ली थी, वर्किंग की तक उसने कर ली थी, उसने करेक्ट कैरेट डाउन पूरा निकाला हुआ था। उसको 1.5 में से 1 मार्क्स मैंने दिए, 0.5 से उसको मार्क नहीं दिया क्योंकि उसने टी अकाउंट कंप्लीट नहीं किया, राइट। और मैंने उसका ये बात यहाँ वहां पे मेंशन भी किया है कि बिकॉज यू शोड द वर्किंग आपको मार्क्स मिले, वरना आपको 0 मार्क्स मिलते, राइट। तो वर्किंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है। वेरी गुड,
सही है। तो वर्किंग ही इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपके पास टाइम ना हो, आप भले कुछ ना लिखो उसमें। मैंने ऑनेस्टली इसके जब मैंने वर्किंग चेक की, मुझे उसका करेक्ट फिगर नजर आया, मैंने उसका और कोई चेक करने की जहमत ही नहीं की। मैंने कहा इसने कुछ कैलकुलेशंस वगैरह की हुई हैं और ये मुझे सही लग रही थी, फिगर्स मैंने चेक की, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन पे गई नहीं। मैंने नहीं देखा उसने इसको उसमें कौन सी इंग्लिश यूज की है, उसने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। उसने बिल्कुल मेरे वाले तरीके से उसने वो बनाया हुआ था, जो मैं वो बनाती हूँ ना एरोस के साथ। अच्छा, मैं वो तो खैर बोर्ड पे मैंने शायद अगर क्लास ली हो तो मैंने बोर्ड पे बनाया होगा प्रोविजन के केस में कि ये जनरल डेटर्स हैं, ये स्पेसिफिक डेटर्स है। उसने बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेशन की हुई थी, उसने उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ था, लेकिन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था वो। राइट? तो आपकी वर्किंग इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भले आप उसमें फिर कुछ ना भी लिखो, अब ये सारा काम हम वर्किंग के लिए तो कर रहे हैं, मेन रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है। अब भले आप टी अकाउंट बनाओ, भले आप उसमें एड या लेस करके दिखाओ, इट्स द सेम थिंग, राइट? मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो लाइटिंग एंड हीटिंग का आपके पास ये हो गया 133100, ये आपने काम कर लिया, आपने लाइटिंग एंड हीटिंग को कर लिया जी टिक। फिर आपके पास क्या आता है, एक्सपेंसेस के अंदर जहां जहां एडजस्टमेंट की जरूरत थी वहां वहां आपने कर दिया। अब आपके पास आ रहा है इंटरेस्ट इनकम अक्रूड 98,000। इंटरेस्ट इनकम ट्रायल बैलेंस के हिसाब से है कितना, 1.2 मिलियन क्रेडिट बैलेंस। चले अब इसकी मैं आपको टेस्ट करती हूँ, मेरा बताएं क्या होगा। जी बिल्कुल रिसीवेबल है। इसका जरा टी अकाउंट बनाए, वही वर्किंग करें इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट इनकम का काम करके मुझे बताएं कि इनकम की अमाउंट कितनी है, करेक्ट, और फर्दर करेंगे, बिल्कुल ठीक, ऐड करेंगे, बिल्कुल सही। जिस तरह अक्रूड एक्सपेंस को ऐड करते हैं उस तरह अक्रूड इनकम को भी हमें ऐड करना है। ठीक है ना मोहसिन, अब बात समझ में आ रही है? ऐड या लेस की हमें कैसे पता चला कि उसमें वो अमाउंट शामिल है या नहीं, हमें खुद से ऐड करना है या नहीं करना? ठीक है। अब इनकम का भी जरा सोचें, इंटरेस्ट इनकम का भी सोचें। इंटरेस्ट इनकम अक्रूड क्या होता है? इंटरेस्ट इनकम अक्रूड होता है कि आपने बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया, पैसे नहीं मिले अभी तक, है ना? यानी कि आपने ये डबल एंट्री इसके बारे में पास नहीं की, बैंक डेबिट और इनकम क्रेडिट, ये एंट्री पास ही नहीं हुई 98,000। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो इंटरेस्ट इनकम का अमाउंट है 1.2 मिलियन, इसमें 98,000 का भी आपका इनकम था, लेकिन ये इसमें शामिल नहीं हुआ क्योंकि आपको पैसे नहीं मिले, तो आपने इसको अभी तक इसकी एंट्री भी नहीं पास की। क्लियर होगी बात? तो अब आपको ठीक करने के लिए क्या करना है, इसको 1.2 मिलियन में 98,000 को ऐड करना है। और अगर हम उसका 1298,000 इंटरेस्ट इनकम, वेरी गुड। जब हम इसका अगर टी अकाउंट के फॉर्म में बनाएंगे तो हमारे पास आएगा इंटरेस्ट इनकम, अब आएगा एज पर ट्रायल बैलेंस इस साइड पे, राइट? एज पर ट्रायल बैलेंस कितना है, 1.2 मिलियन, राइट? हमने कुछ भी नहीं करना, देखें कोई रॉकेट साइंस अगेन नहीं अप्लाई करनी। क्या है ये, आपने देखा इंटरेस्ट इनकम अक्रूड है, यानी कि क्या है, करंट एसेट है। एसेट का कैरी डाउन आना चाहिए किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। आपने 98,000 इधर लिख दिया, हो गया ना, ऑटोमेटिकली ऐड हो गया ना इधर। अब जब आप एसओसीआई की फिगर निकालेंगे 31 अक्टूबर 2014 पे, अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी एसओसीआई की वो होगी 1298000। तो आप ये कहोगे कि मेरा अदर इनकम में जो इनकम जाएगी वो कितनी जाएगी, 1298000, और ये मेरा क्या जाएगा, करंट एसेट, एसओएफपी में। क्लियर होगी बात? हो गए सारे काम। अब अगर यहां पे होता इंटरेस्ट इनकम अनअर्न्ड या रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड सेम चीज होती है, तो वो हो जाएगी लाइबिलिटी। अगर ये 98,000 इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होता तो हम इसको माइनस करते। क्यों माइनस करते, अब यहां पे देखते हैं। अक्रूड इनकम के केस में हम कहते हैं कि अमाउंट शामिल नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम शामिल कब करते हैं, डबल एंट्रीज हम पास क्या कर रहे होते हैं, बैंक डेबिट इनकम क्रेडिट।
तो अक्रूड इनकम के केस में होता है कि आपको पैसे अभी तक मिले नहीं थे, एज ए रिजल्ट आपने ये एंट्री नहीं पास की थी, एज ए रिजल्ट इनकम आपकी क्रेडिट हुई नहीं थी, तो आपको क्रेडिट करनी है, राइट। अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सेम चीज। इस केस में क्या था, इस केस में आपने बैंक को डेबिट कर दिया, पैसे आपको मिल गए थे और आपने इनकम को क्रेडिट कर दिया, और साल के आखिर में आपको पता चला कि ये आपने इनकम एक्चुअली अर्न थोड़ी की थी, तो आपको क्या करना है, इसको इनकम से निकालना है, इनकम डेबिट करके अनअर्न्ड इनकम को क्रेडिट करना है। बिल्कुल प्रीपेड का ऑपोजिट, राइट। तो मोहसिन क्लियर है ना बात। अनअर्न्ड इनकम के केस में क्या होगा, आपको इनकम से वो अमाउंट निकालनी है, क्योंकि आप ये डबल एंट्री पास कर चुके हो, पैसे आपको मिल गए थे, राइट। तो निकालनी है, तो इसका मतलब है कि 98,000 हम इसको कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे। और ये बात बगैर रॉकेट साइंस के भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, लायबिलिटी होती है, इसका कैरेट डाउन आता है डेबिट साइड पे। अगर किसी को ज्यादा दिमाग नहीं यूज करना, वो सिंपल ये वाली बात कर ले, राइट, तो वो आप उसका आंसर भी ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। तो उस केस में फिर हमारी एसओसीआई की फिगर होगी माइनस करके 1102, लेकिन इस सिनेरियो में हमारा ये अक्रूड इनकम है, तो इस सिनेरियो में हम इसको करेंगे ये चीज। ठीक है जी। अच्छा, इतनी बात हो गई क्लियर, सही है। अब हमने क्या कर दिया, हम आइटम नंबर 3 तक भी हम पहुंच गए, हमने इधर तक सारी चीजों को ठीक कर दिया जहां जहां ठीक करने की जरूरत थी। अब जरूरी नहीं है कि हर आइटम में ठीक करने की जरूरत हो, राइट। यहाँ पे सैलरीज एंड वेजेस के बारे में कुछ भी नहीं है, यानी कि सैलरीज एंड वेजेस आपकी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंस ही है सिर्फ, इसका कोई एसेट या लाइबिलिटी सिचुएशन नहीं है, राइट। अब जरा इधर बात सुने, अब क्या हुआ, सारे एरर्स आपने ठीक कर दिए। अब आप जरा एक वो वाली बात सुन लें जो मैंने एसओसीआई की आपको बतानी थी। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सीखा डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हुए, पहले तो हम ये बात सीखते रहे कि किसी भी टी अकाउंट को क्लोज करते हुए हमने बैलेंसिंग फिगर को लिखना है कैरेट डाउन। फिर जब हम थोड़े से और बड़े हुए अकाउंटिंग के अंदर, तो हमने ये सीखा कि जी सिर्फ एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल और ड्रॉइंग्स, सिर्फ ये टी अकाउंट्स हैं जिनको क्लोज करते हुए हमने कैरेट डाउन लिखना है। बाकियों को, इनकम्स और एक्सपेंसेस को क्लोज करते हुए हमें क्या लिखना है, एसओसीआई, है ना। फिर जब हम थोड़े और बड़े हुए, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स के अंदर आए, तो हमने देखा कि भाई एक्सपेंसेस और इनकम्स के अकाउंट्स में दोनों चीजें आ सकती हैं, कैरेट डाउन भी आ सकता है, एसओसीआई भी आ सकता है ना, वो प्रेजेंटेशन की बात है बस, इन अदर वर्ड्स, राइट। अब हम एक सिंपल सा सिनेरियो ये वाला देखते हैं, किसी भी टी अकाउंट को अब इसमें से देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आपको याद हो, मैं ये बात काफी दफा रिपीट कर चुकी हूं कि किसी भी टी अकाउंट के अंदर सिर्फ ब्रॉड डाउन और कैरेट डाउन दो ऐसे आइटम्स हैं जिनकी कोई डबल एंट्री नहीं होती। ये बात याद है सबको? मोहसिन, उस्मान, जवाद और जुलेखा, ये बात रट जानी चाहिए आपको, है ना। बहुत बेसिक चीज है कि किसी भी टी अकाउंट के अंदर सिर्फ ब्रॉड डाउन और कैरेट डाउन ऐसी चीजें हैं जो कोई डबल एंट्री नहीं होती, है ना। बाकी सारे आइटम्स क्या होते हैं, कोई ना कोई डबल एंट्री के थ्रू आए हुए होते हैं उस टी अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे ये जो एज पर ट्रायल बैलेंस है, जिस तरह हमने एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट में इसको ब्रॉड डाउन लिया था ना, तो मैं इसको जस्ट फॉर क्लैरिटी पर्पसेस इसको भी मैं ब्रॉड डाउन ले रही हूँ। ठीक है, आपको पता है कि ये ब्रॉड डाउन नहीं है, ठीक है, इज दैट क्लियर? ब्रॉड डाउन यानी कि अनएडजस्टेड बैलेंस उस दिन का, सही है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पसेस, ताकि क्लैरिटी रहे। अब अगर आप रेट्स के अकाउंट को देखते हो, आपको एक नजर आ रहा है ब्रॉड डाउन, एक नजर आ रहा है कैरेट डाउन, और तीसरा आइटम आपको नजर आ रहा है एसओसीआई। तो जरा ये वाले लॉजिक अप्लाई करें। इसका मतलब हुआ कि ये जो चीज है 2 लाख रुपीस की, ये कोई डबल एंट्री है। डबल एंट्री ऐसी है कि मेरा रेट्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 2 लाख से, तो फिर डेबिट क्या हो रहा है? यहां पे क्या लिखा हुआ है? एसओसीआई। और हम पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं, जो मेरा ऑपोजिट अकाउंट डबल एंट्री में हिट हो रहा है। तो क्या मतलब हुआ, एसओसीआई डेबिट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, एसओसीआई ही आपका डेबिट हो रहा है। नहीं उस्मान, अक्रूड एक्सपेंस तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे,
ये जो 2 लाख है, अक्रूड एक्सपेंस तो ये रहा, अक्रूड एक्सपेंस तो है ही नहीं इसमें, ये तो प्रीपेड एक्सपेंस का सिनेरियो है। अक्रूड एक्सपेंस तो कहां से ले आए आप, रेट्स की बात कर रही हूं मैं। अब यहां पे देखें, इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक, एसओसीआई टू रेट्स, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि ये हमारा ब्रॉड डाउन है, ये हमारा कैरेट डाउन है। ठीक है, ये है एज पर ट्रायल बैलेंस, लेकिन आपको पता है कि इसको हम ब्रॉड डाउन भी लिख सकते हैं, है ना। अनएडजस्टेड बैलेंस उसी दिन का ब्रॉड डाउन हो गया, तो मैंने इसको ब्रॉड डाउन लिख दिया, उसको मैंने कैरेट डाउन लिख दिया। अब इसके अंदर एक ये आइटम है जो कि ना ब्रॉड डाउन है ना कैरेट डाउन है, ये कुछ और ही है। और ये क्या है फिर, ये कोई डबल एंट्री है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें रेट्स हो रहा है क्रेडिट, 2 लाख से क्रेडिट हो रहा है। डेबिट क्या होगा, एसओसीआई, यानी के 2 लाख की अमाउंट रेट्स के अकाउंट से निकल के कहां जा रही है, एसओसीआई में। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, is just like another T account. It is also a part of double entry bookkeeping. क्लियर हो गई बात? यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज जस्ट लाइक एनी अदर टी अकाउंट, बस डिफरेंस क्या है, उसको हम टी अकाउंट के फॉर्मेट में बनाते नहीं है, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में बनाते नहीं। ब्रॉड डाउन में ये शामिल नहीं, ये तो कुछ और बात हो रही है। ब्रॉड डाउन में शामिल थी या नहीं, दैट इज अनदर स्टोरी, वो तो हम कर चुके हैं। ये कुछ और बात कर रही हूं मैं। अभी हम उससे निकल आए, अब हमने सारे अपने अकाउंट्स बना लिए, अब हम एनालिसिस कर रहे हैं अपने अकाउंट्स का। ठीक है, जो भी चीज है शामिल था नहीं था, देखो जहां पे नहीं भी था वहां पे भी तो एसओसीआई आ रहा है ना बैलेंसिंग फिगर। ये देखो मोटर एक्सपेंसेस में हमने कहा था 76,000 इसमें शामिल नहीं है, शामिल कर दो। अब एसओसीआई आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, मैं इसकी बात कर रही हूं कि जहां जहां आपके एक्सपेंस के अकाउंट में एसओसीआई के पर्टिकुलर्स वाले आइटम्स आ रहे हैं, वो बेसिकली डबल एंट्री है। अब वो डबल एंट्री कैसे है, हर अकाउंट को पहले अलग अलग देख लेते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, एसओसीआई से ये अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, यानी कि एसओसीआई डेबिट हो रहा है। डबल एंट्री क्या बन रही है, इसका मतलब है डबल एंट्री आपकी कुछ इस तरह से बन रही है। एसओसीआई हो रहा है आपका डेबिट कितने से, 200,000 से, और क्या क्रेडिट हो रहा है, रेट्स एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 200,000 से। यही काम हो रहा है ना इधर। मोहसिन बच्चे क्लियर है? उस्मान, बहुत छोटी सी चीज है इस, ये एग्जामिनेबल नहीं है, ठीक है ये, लेकिन अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपको क्लियर हो गया जबरदस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रेट्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रेट्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपने एसओसीआई। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं कि एसओसीआई ने डेबिट होना है, ऑपोजिट अकाउंट डेबिट हो रहा होता है ना। पर्टिकुलर्स में जो अकाउंट होता है वो अब बता रहा होता है कि भाई दूसरा अकाउंट क्या था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसओसीआई भी किसी टी अकाउंट की तरह है। तो बिल्कुल ठीक है, एसओसीआई भी किसी टी अकाउंट की तरह है, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि हम उसको टी अकाउंट फॉर्मेट पे बनाते नहीं है। एसओसीआई का हमने ये फॉर्मेट पढ़ा ना, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें नीचे चीजें आती हैं, फिर ऐड होते हैं अदर इनकम। अब हम इसको देखते हैं, क्लियर होगी बात यहां तक? हाँ जी उस्मान बच्चे क्लियर है? ठीक है जी, अच्छा अब इधर आ जाए। पहले हम देखते हैं जी रेट्स के अकाउंट को। अच्छा एक काम ये करते हैं, सेल्स से शुरू करते हैं, ठीक है। सेल्स के उससे शुरू करते हैं, ट्रायल बैलेंस पे आते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम देखते हैं कि एसओसीआई वाले आइटम्स कौन कौन से हैं, फिर मैं एसओसीआई वाले आइटम्स को पिक करके आपको सारा समझाती हूँ। सेल्स हो गया, परचेजेस हो गया, ओपनिंग इन्वेंट्री भी एसओसीआई में जाती है ना, फॉर्मेट याद है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, है ना। सैलरीज एंड वेजेस ये भी एसओसीआई का पार्ट है, मोटर एक्सपेंसेस ये भी एसओसीआई का पार्ट है, ठीक है। रेंट हो गया, ये भी एसओसीआई में जाना है, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट रेट्स, चले काम करती हूँ इकट्ठे ही कर देती हूँ, सारी आगे पीछे है। लाइटिंग एंड हीटिंग तक सारे आइटम्स जो मैंने अभी हाईलाइट किए हैं,
सारे आइटम्स, मोटर व्हीकल आपका नॉन करंट एसेट होता है, राइट? हाँ, सारे आइटम्स आपके ऊपर से लेके लाइटिंग एंड हीटिंग तक, ये सारे आइटम्स हैं, आपको पता है या तो ये इनकम्स हैं या ये एक्सपेंसेस है, राइट? सेल से शुरू करते हैं, चलें जी, सेल से शुरू करते हैं। ये सेल्स का अकाउंट किस तरह से बना होगा? अभी मैं अज्यूम कर रही हूं, ठीक है, क्योंकि सेल्स का मुझे नहीं पता, इन्होंने बस एक टोटल अमाउंट मुझे बता दिया, राइट? सेल्स का अमाउंट किस तरह से बना होगा? सेल्स का अकाउंट बना होगा कि जी आपको पता है कि सेल्स आप दो तरीकों से करते हो, कैश सेल्स करते हो और क्रेडिट सेल्स करते हो। कैश सेल्स की डबल एंट्रीज होती हैं, कैश या बैंक डेबिट होता है आपका, और आपकी सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होता है, राइट? आपकी जो क्रेडिट सेल्स होती हैं उनसे क्या होता है, रिसीवेबल्स डेबिट होते हैं और सेल्स क्रेडिट होती हैं। तो मेरा जो 31 अक्टूबर 2014 का सेल्स का अकाउंट बना होगा वो किस तरह से बना होगा कि मुझे यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बैंक, कैश, रिसीवेबल्स, फिर दोबारा रिसीवेबल्स, पूरे साल की मेरे पास इस तरह की सेल्स आई होंगी, है ना? सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना है ना? सेल्स अकाउंट मुझे क्रेडिट होता हुआ नजर आया होगा, आया होगा, आया होगा। मैंने क्या किया, मैंने जब इस अकाउंट को क्लोज किया तो मेरे पास आंसर आया 55,562। बैलेंसिंग फिगर ये आई, यही काम करते हैं ना? आपने पूरे साल का अकाउंट बनाया, सेल्स का अकाउंट बनाया, सारे आइटम्स आपके क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं, आपने इसको क्लोज किया, आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली। बैलेंसिंग फिगर आपकी आई क्या, 55,562। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि इसको भी आप क्या लिखते हो, कैरेट डाउन लिखते हो। फिर बाद में हमने ये सीखा कि इनकम्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स में आप कैरेट डाउन की जगह क्या लिख देते हो, एसओसीआई। देखिए ट्रायल बैलेंस में ये अमाउंट आ रही है 55,562। तो लाजमन सी बात है, जो आपने इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाली होगी, पहले आइडिया के हिसाब से जब मैंने आपको शुरू में ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया था तो मैंने आपको क्या कहा था, सारे टी अकाउंट्स के कैरेट डाउन्स को लिस्ट कर देते हैं, है ना? डेबिट बैलेंस को डेबिट कॉलम में, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट कॉलम में। तो सबसे इनिशियल स्टडी के हिसाब से अगर हम सेल्स के अकाउंट को क्लोज करते थे तो कैरेट डाउन आता है, बिल्कुल ठीक मोहसिन, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास कैरेट डाउन आता है कितना, डेबिट साइड पे आता है, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ये इनकम है 55,562, राइट? अगर हमें ट्रायल बैलेंस बनाना, जब हमें ट्रायल बैलेंस बनाना था तो इसीलिए हमने 55,562 का अमाउंट लिख दिया है क्रेडिट कॉलम में, ठीक है? ट्रायल बैलेंस तो हमारा बन गया। जब हम टी अकाउंट पे वापस आते हैं तो हमें अब ये पता लगा कि कैरेट डाउन की जगह सिंपली अब आपको एसओसीआई लिख देना है। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं। अब सेल्स के अकाउंट में क्या हो रहा है, बैलेंसिंग फिगर आ रही है एसओसीआई की, क्या हो रहा है, सेल्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है और एसओसीआई इसका मतलब है कि क्रेडिट हो रहा होगा। इतनी बात समझ आ रही है? सेल्स का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, 55,562 से, राइट? सेल्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी कि इस सिचुएशन में जो बैलेंसिंग फिगर है, उस्मान मुझे आपका जवाब नहीं मिल रहा, समझ आ रहा है ना? जी उस्मान, चलें ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारी डबल एंट्रीज ये वाली पास करने के बाद, मैंने हाँ, ये सारी डबल एंट्रीज पास करने के बाद सबसे आखिर में क्या हो रहा है, सेल्स एक टोटल अमाउंट से डेबिट हो रही है और एसओसीआई एक टोटल अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है। यानी कि पूरे साल में आपने इस तरह की जितनी भी डबल एंट्रीज पास की थी, आपने सारे अमाउंट्स को पहले सेल्स के अकाउंट में जमा किया और फिर सेल्स के अकाउंट से निकाल के क्या कर दिया, एसओसीआई में ले गए। तो इस तरह की एसओसीआई से वाली सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ट्रांसफर एंट्रीज। वेरी गुड। कि मैंने आपको ये कहा था कि कभी भी सेल्स को क्रेडिट नहीं करना। अब हम इसका सीख रहे हैं कि जब हम ये सेल्स को सेल्स को कभी भी डेबिट नहीं करना। वो बात अपनी जगह पे है कि नॉर्मल ट्रांजैक्शंस पोस्ट करते हुए आपने कभी भी सेल्स को डेबिट नहीं करना, राइट? ट्रांजैक्शंस पोस्ट करते हुए सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। जुलेखा बच्चे, ये एक ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं हो रही, ये ट्रांसफर एंट्री कहलाती है। ट्रांजैक्शन पोस्ट करना इज समथिंग एल्स। ट्रांजैक्शन पोस्ट करने का मतलब ये मैंने सेल की, ये ट्रांजैक्शन है। तो मैंने जब सेल की तो मैंने उसको सेल के अकाउंट में क्रेडिट किया।
मैंने सेल रिटर्न की। अब मैंने आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि सेल रिटर्न डेबिट होगा, सेल्स के अकाउंट में कुछ नहीं डेबिट होना, ये डेबिट होगा सेल्स रिटर्न के अकाउंट में। ये ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस आर समथिंग एल्स, ट्रांसफर एंट्री समथिंग एल्स, ठीक है। ट्रांजैक्शन पोस्ट करना इज अनदर स्टोरी। तो अब क्या किया, जब आपने सारी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर दिया, एक अकाउंट में पूल कर दिया, फिर आपने क्या किया, एक टोटल अमाउंट सेल्स के अकाउंट में से निकाल के ले जाना है एसोसिया में। आपने एक जगह पे सारी सेल्स को टोटल किया और फिर उस टोटल अमाउंट को सेल्स के अकाउंट से निकाल दिया, डेबिट कर दिया टोटल अमाउंट से, एक ही फिगर से डेबिट कर दिया, और कहां ले जाना है, एसओसीआई में क्रेडिट कर देना है। ये कहलाती है आपकी ट्रांसफर एंट्री, और ये आपका हमेशा क्लोजिंग के टाइम पे होगा जब आपको एसओसीआई बनाना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाने होंगे। क्लियर होगी बात। तो यही वाली अमाउंट आपके ट्रायल बैलेंस में भी आ गई। ट्रायल बैलेंस में तो नजर आएगी, राइट। ट्रायल बैलेंस में तो आपने सारे कैरेट डाउन्स को लिखना है और सारी एसओसीआई वाली फिगर्स को लिखना है डेबिट या क्रेडिट पे। ट्रायल बैलेंस बनाना है समथिंग एल्स। जब आप एसओसीआई बना रहे हो, अब आपको ये पता लग रहा है कि जी आपने एक अमाउंट क्या कर दी, एसओसीआई में क्रेडिट कर दी, सेल्स में डेबिट होता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा हम आते हैं इधर, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आए, एसओसीआई बनाया, हमने सेल्स की अमाउंट यहां पे लिख देते हैं ना, सिर्फ हम डेबिट या क्रेडिट लिखते नहीं है, हमने सेल्स की अमाउंट लिखी, ठीक है, ये अमाउंट लिखी और दैट्स इट। हमने जो फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, बेसिक फॉर्मेट पढ़ा हुआ है एसओसीआई का, उसमें हम डेबिट या क्रेडिट होना नहीं लिखते, राइट। लेकिन इम्प्लाइड क्या है, ये इस डबल एंट्री के थ्रू ये इधर आया, इस अकाउंट में आया है, और हम क्या कह रहे हैं, सेल्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है और एसओसीआई का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ये बात आप लिखते कभी भी नहीं हो, लेकिन आप अभी समझने के लिए सिर्फ इसको देख लो। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास डबल एंट्री नजर आ गई, सेल्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हम कह रहे हैं कि क्रेडिट हो रहा है। हालांकि ये हमने लिखना नहीं होता, ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ, ये बात लिखनी नहीं होती, ये बात इम्प्लाइड होती है। अब सिर्फ जरा समझ लें, इतनी बात समझ आ गई। हमने कहा कि ओके, ये हमें डबल एंट्री अब दोनों जगह पे इस फिगर से नजर आ रही है। ठीक है जी, हो गया क्लियर। अब आते हैं अगले आइटम पे। आपने एसओसीआई अब बनाना शुरू कर दिया। आवाज नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही आवाज, जैसे जुलेखा को इशू है। जी, कैन एवरीबडी हेयर मी नाउ, सबको आवाज आ रही है? ठीक है, तो हम अब क्या कर रहे हैं, अब देखें, हम इसीलिए देखो एसओसीआई हम पहले ही बनाते हैं ना, एसओसीआई हम वैसे भी पहले बनाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब जो क्वेश्चन की असल रिक्वायरमेंट है ना, हम उस पे आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एंड नोट्स प्रिपेयर शाहिद स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, आपको सोल्यूशन में ये चीज बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो सेल्स का अकाउंट है, आपका जो वर्किंग है ना, उसमें सिर्फ ये इतने ही अकाउंट्स बनेंगे, इंटरेस्ट इनकम तक की आपने काम करना है, बाकी सारा इम्प्लाइड है। मैं सिर्फ आपको बैक एंड पे क्या काम हो रहा है मैं वो समझा रही हूँ। आप इस तरह से वर्किंग में इस तरह का प्लीज अकाउंट मत बनाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्सेस डाले हुए हैं, ये क्या, ये कैसी वर्किंग हो गई, राइट। ये मैं आपको अभी सिर्फ समझा रही हूँ, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चले, वेरी गुड। तो सेल्स का अकाउंट बनाना नहीं है, मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ। इतनी बात समझ आ गई कि सेल्स हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, फॉर्मेट जरा खोलें अपने पास, वो एक महीना पहले 2 महीने पहले हमने फॉर्मेट इसका सीखा था। अब हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ी आज के दिन के लिए होगा, बाकी फिर आगे दोबारा हमें उसको खोलना होगा इंशाल्लाह जनवरी में, जब हम फाइनल अकाउंट्स कर रहे होंगे, ठीक है। फिर बारी आती है किसकी, कॉस्ट ऑफ सेल्स की। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। अब ये किस तरह से आता है, इसकी भी ट्रांसफर एंट्री मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन इन्वेंट्रीज के टॉपिक में ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन इसका भी एग्जैक्टली इसी तरह से ट्रांसफर एंट्री होती है जिस तरह सेल्स की होती है, राइट।
लेकिन इसकी किस तरह से होती है वो मैं इन्वेंट्रीज के टॉपिक में अलग से आपको सिखा दूंगी। तो अभी आप सिर्फ इस चीज को नोट कर लें कि ओपनिंग स्टॉक को आप लिखते हो किधर, आप दूसरे पहले कॉलम में जाते हो, ओपनिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा होगा, ये रहा आपका 10516, आपने लिखा 10516,000 और आपने इसको यहाँ पे लिख दिया। इतनी बात बस आपके लिए समझना जरूरी है कि ये एक ऐसी डबल एंट्री है जिसमें एसओसीआई क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ये इंशाल्लाह आपको मैं इन्वेंट्रीज के टॉपिक में करवा दूंगी। क्लियर होगी बात? लेकिन इतनी बात समझ आ गई कि एसओसीआई में जो भी चीज आ रही है वो सारी की सारी डबल एंट्री के थ्रू आ रही होगी, राइट? तो ये ऐसी अब एक डबल एंट्री है जिसमें एसओसीआई होगा डेबिट और कोई और अकाउंट होगा क्रेडिट। कितने से? 10516 से। ये किस तरह से हो रहा है ये मैं इन्वेंट्रीज के टॉपिक में करा दूंगी, इसकी अभी टेंशन ना लें, राइट? फिर क्या आता है? फिर आता है आपके पास परचेजेस। अब परचेजेस का भी मैं इन्वेंट्रीज के टॉपिक में रिवाइज करवाऊंगी, लेकिन इसको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है? किस तरह से आ रहा है कोशिश कर लेते हैं कि समझ में आ जाए। आपको पता है कि परचेजेस भी दो किस्मों की होती है, कैश परचेज भी हो सकती है और क्रेडिट परचेज भी हो सकती है ना? तो पूरे साल हमने क्या किया? पूरे साल हमने या तो कैश पे परचेजेस की होंगी, डबल एंट्री क्या बनी होगी? परचेज डेबिट, कैश और बैंक क्रेडिट, राइट? या तो हमने कैश पे परचेजेस की होंगी या हमने क्रेडिट पे परचेजेस की होंगी, जिसमें हमने परचेजेस के अकाउंट को डेबिट करके, बिल्कुल ड्राइंग गुड्स की ड्राइंग जो है वो परचेजेस में क्रेडिट होता है वो। ये हमने शायद किया हुआ है, डबल एंट्रीज के अंदर हमने किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ तो इन्वेंट्रीज के टॉपिक में वैसे आएगा, ठीक है? चले जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पूरे साल क्या काम किया होगा? हमने पूरे साल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया होगा, कैश ट्रांजैक्शंस को इस तरह से, क्रेडिट पे जो हमने परचेजेस की थी उनको इस तरह से किया होगा। तो परचेजेस के अकाउंट को हम देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, बैंक के थ्रू, पेबल के थ्रू, कैश के थ्रू, व्हाट नॉट, राइट? जब हमने इसको क्लोज किया होगा, इसको क्लोज किया होगा तो ट्रायल बैलेंस में देखें कितनी आ रही है, 34,193। जब हमने इसको क्लोज किया तो हमारे पास एक टोटल अमाउंट आ रही थी 34,193,000। हमने इसको क्लोज करते हुए बैलेंसिंग फिगर निकली थी 34,193। हमने इसको लिख दिया होगा एसओसीआई, है ना? ये काम किया होगा हमने। अब देखें क्या हुआ था, परचेजेस का अकाउंट याद है ना, इसमें थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है, ये सब आपने किया हुआ है। तो अगर किसी को लग रहा है ये तो बात हमें पता ही नहीं है, ये जरा आप डबल एंट्री बुक कीपिंग में वापस जाके देखें हमने क्या किया था। परचेजेस का अकाउंट बनाते थे, परचेजेस के अकाउंट में सारी चीजें डेबिट साइड पे आ रही होती थी, फिर आप क्या करते थे, इसको क्लोज करते थे, क्लोज करते थे तो कैरेट डाउन इधर लिखते थे, राइट? और ये बैलेंसिंग फिगर लिख देते थे यहाँ पे। तो आपको फिर बाद में मैंने ये बताया कि सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम्स के टी अकाउंट्स में कैरेट डाउन की जगह बस अब आपने क्या लिख देना है, एसओसीआई लिख देना है। परचेजेस आपका क्या है, एक्सपेंस है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली ये पोजीशन हो गई। अब क्या हो रहा है, परचेजेस हो रहा है क्रेडिट, तो एसओसीआई क्या हो रहा है, एसओसीआई होगा डेबिट। कितने से? 34,193,000। ये भी आइटम क्या हो रहा है, एसओसीआई में डेबिट हो रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, उस्मान, जवाद, जुलेखा, मोहसिन, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है? उस्मान के मुझे रिप्लाईज थोड़े से लेट मिल रहे हैं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं वो बस एवी तो नहीं बोल रहे कि बस हो रहा है क्लियर। जी उस्मान सच सच बताएं, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है? चलें जी, गुड, सही है। तो अब आपने क्या किया, एसओसीआई में आपने इन तीन आइटम्स को ले लिया, ठीक है? अगला आइटम इसमें क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक भी किस तरह से यहाँ पे आया ये मैं आपको अगेन इन्वेंट्रीज के टॉपिक में समझाऊंगी, लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से आपको ये बात पता है कि क्लोजिंग स्टॉक को हमें थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम है। अच्छा
हाँ, आपको ये बात पता है कि फॉर्मेट के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक को बस आपने लेस करना है, तो अभी फॉर द टाइमिंग आप यही करो कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है 8.5 मिलियन। 8.5 मिलियन को यहाँ पे लेस करता हुआ दिखा दो। किस तरह से ये हो रहा है यहाँ पे, ये मैं इन्वेंट्रीज के टॉपिक में बताऊंगी, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे किस तरह आया, ट्रांसफर एंट्रीज क्या हुई, ये मैं इंशाल्लाह आपको इन्वेंट्रीज के टॉपिक में बता दूंगी। बस इधर आपने ये याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे एसओसीआई क्लोजिंग स्टॉक की वजह से क्रेडिट होगा, तो एसओसीआई क्रेडिट और कोई और अकाउंट डेबिट 8.5 मिलियन से। तो इस तरह से क्या हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर भी एसओसीआई में एंटर हो गई। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के, कॉस्ट ऑफ सेल्स के सारे आइटम्स हो गए कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका सम लेके यहाँ पे करना है माइनस, है ना, लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट होगी माइनस। हमने इस चीज को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, 19353,000। अब जरा इधर देखें, देखें हो क्या रहा है, 555,562 ये अमाउंट क्या है, क्रेडिट अमाउंट है, राइट। इसको मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, ठीक है। ये आपकी अमाउंट क्रेडिट हो रही है एसओसीआई से। अब यहाँ पे जरा एक चीज नोट करें, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का ओवरऑल नेचर है ना, ये जो अमाउंट आ रही है ना 36,209,000। अब इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका नेचर क्या है, इस अमाउंट का डेबिट है या क्रेडिट है, नेचर क्या है, तो आपका जवाब होगा कि ये डेबिट नेचर का एक आइटम है। अब थोड़ी अजीब सी बात लगेगी, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट गिव योरसेल्फ सम स्पेस, टाइम दे, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। देखें ये सारी क्या है, डबल एंट्रीज हैं। डबल एंट्रीज ऐसी हैं कि ये सारी फिगर्स एसओसीआई में किसी ना किसी तरीके से आई हैं, किसी डबल एंट्री के थ्रू। ये भी कोई डबल एंट्री है। 36 मिलियन वाली जो फिगर है ये कोई डबल एंट्री नहीं है, ये इन सारे आइटम्स का सम है। क्लियर है बात। और इसका नेचर क्या है, जिस तरह होता है ना बैलेंस का नेचर क्या है, ये तो ये एक किस्म का ये फिर बैलेंस है। ये आपकी कोई डबल एंट्री नहीं है, ये आपके पीछे जो अमाउंट बच गया ये वो है जो आपने सम निकाला है इन सारे आइटम्स का, ठीक है। अब इधर देखो क्या हो रहा है, आपने किन किन आइटम्स का सम निकाला है, आपने 10,516 का सम निकाला है जो कि एक डेबिट नेचर का आइटम है, एसओसीआई में ये चीज डेबिट हो रही है। फिर एक आपके पास आइटम है, बिल्कुल बिल्कुल ये वही अमाउंट्स हैं जो कि सेल्स करने के लिए खर्च हुई, लेकिन अब जरा आप उसको डेबिट और नेचर के क्रेडिट के टर्म्स में जरा देखने की कोशिश करो। 10,516 आपका डेबिट हुआ था, 34,193 भी आपका डेबिट हुआ है, 8.5 मिलियन मैं आपको कह रही हूँ कि ये क्रेडिट हुआ है। अभी फॉर द टाइमिंग इसको बस सिर्फ देख लें, ठीक है, कैसे क्रेडिट हुआ ये मैं इंशाल्लाह समझा दूंगी। अगर मैं आपको इन तीनों का सम करने के लिए बोलूं, यानी कि ऐड और लेस करने के लिए बोलूं, तो आप मुझे बोलेंगे कि जी 36,209,000 आंसर आ रहा है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं मुझे जरा इसका ओवरऑल नेचर बता दो कि डेबिट है या क्रेडिट है इस फिगर का, आपने मुझे इन अलग अलग फिगर्स का तो बता दिया कि ये डेबिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अब जरा इसका बताएं कि ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो आप जाएंगे पीछे, आप ये कहेंगे कि ये मैंने अमाउंट निकाली किस तरह, इन दोनों चीजों को ऐड किया और इसको माइनस किया। आप देखें कि आपने जो चीजें ऐड की हैं, आपके पास जो डेबिट नेचर के आइटम्स हैं वो ज्यादा हैं इन नेचर। कितने के हैं ये, इनको जरा टोटल करें, 44,709,000। इन दोनों को जब मैं टोटल करती हूँ, जो डेबिट नेचर के आइटम्स हैं इधर एसओसीआई में नजर आ रहे हैं, तो मुझे डेबिट नेचर के आइटम्स नजर आ रहे हैं टोटल 44,709,000। क्रेडिट नेचर का सिर्फ एक ही आइटम है 8.5 मिलियन। तो जब मैं इन चीजों को नेट करूंगी, इन चीजों को ऐड और लेस करूंगी इकट्ठा, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 36 मिलियन का, ये भी फिर जो ज्यादा अमाउंट है उसका जो नेचर है ये वही वाला अमाउंट ले जाएगा, नेचर ले जाएगा। बात समझ आ रही है। तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि मैंने इन तीनों फिगर्स को नेट करके ये अमाउंट निकाली है, और मैं अगर आपको ये बोलूं कि आप इसका मुझे नेचर बताएं कि डेबिट या क्रेडिट है, तो आप ये पीछे जाएंगे और आप ये कहेंगे कि इन तीनों में से ज्यादा किस नेचर की अमाउंट ज्यादा है। आप कहोगे कि डेबिट नेचर की अमाउंट इसमें ज्यादा है, क्रेडिट नेचर की अमाउंट इसमें सिर्फ और सिर्फ 8.5 मिलियन है। तो
तो रिजल्टेंट जो नेट अमाउंट आपके पास आ रही है ये भी किस नेचर का है, ये भी डेबिट नेचर का है। बात समझ आ रही है? बहुत ही छोटी सी चीज है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, एग्जामिनेबल नहीं है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है। जी उस्मान, मोहसिन जो पहली दफा पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है? वाकई में ना क्रिस्टल क्लियर, सच्ची सच्ची बता रहे हैं, क्योंकि अगर ये बात आपको आज के दिन समझ में आ गई ना तो बिल्कुल कभी क्रेडिट ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा डेबिट नेचर वाले आइटम्स आपके ज्यादा ही होंगे और क्रेडिट नेचर वाला आइटम सिर्फ एक या दो होगा और उसकी अमाउंट हमेशा कम होगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमेशा आपका डेबिट नेचर का ही होगा। रिजल्टेंट आंसर, चलें तो मोहसिन, उस्मान, आप लोगों को क्लियर है ये बात कि आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स ये अमाउंट क्या कहलाती है? ये अमाउंट होती है ना जो कि आपकी नेट कॉस्ट ऑफ सेल्स अमाउंट कहलाती है ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स अमाउंट बेसिकली क्या है? 36,209। ये तो इसकी वर्किंग है कि किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका हमेशा डेबिट होगा। अब इतनी बात तो आपको पता है कि डेबिट और क्रेडिट क्या है? ऑपोजिट है। ऑपोजिट हमेशा माइनस होते हैं, इसीलिए हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं सेल्स में से। ठीक है, इसीलिए हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं सेल्स की फिगर में से। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का नेचर क्या है? डेबिट है। सेल्स का नेचर एसओसीआई में क्या है? क्रेडिट है। ये हम एसओसीआई की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पीड ज्यादा है, स्लो कर दूं? साउंड की स्पीड ज्यादा, अच्छा हो सकता है वो डिस्टॉर्शन हो रहा हो। अब ठीक हो गया? अब सही है? अच्छा स्पीड ज्यादा है एज इन वो जल्दी जल्दी आ रहा है, डिस्टॉर्शन हो रही होगी ना। चले ठीक है, अब ठीक है ना। तो सबको ये बात समझ में आ गई कि हम फॉर्मेट में, मैंने आपको बताया था कि आपने सिर्फ इस बात को रट्टा मार लेना है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस होगा। अब लेस क्यों हो रहा है ये बात अब आपको होपफुली समझ में आ गई होगी, राइट? लेस क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स का नेचर है डेबिट। एसओसीआई के अंदर नेचर क्या है इसका? डेबिट नेचर है। एसओसीआई में सेल्स का नेचर क्या आ रहा है? क्रेडिट आ रहा है। ठीक है, अच्छा दोबारा डिस्टोर्शन आ गई। ओके हाँ जी, तो इतनी बात अब हमें समझ में आ गई कि हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस क्यों हो रहा होता है। फॉर्मेट में हमने रट्टा तो मार लिया था और अभी भी आपको रट्टा बेस्ड ही रखना है। ठीक है, ये सिर्फ आपको मैं समझा रही हूँ, आपने इस अप्रोच के साथ समझना सिर्फ है, अप्लाई भले ना करें। आपने सिर्फ फॉर्मेट का रट्टा मार लेना है। मैं आपको सिर्फ ये समझा रही हूँ कि ये माइनस अब क्यों हो रहा होता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है डेबिट और यहाँ पे एसओसीआई में सेल्स हो रहा है क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट ऑपोजिट है, इन दोनों में इसको क्या करना है? आपको सबट्रैक्ट करना है, राइट? इतनी बात समझ आ गई? अगेन मैं इस बात को एम्फसाइज कर रही हूं, आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस अप्रोच से तो चलना ही नहीं है कि अच्छा ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, इसको ये करना है, इसको वो करना है। आपने सिंपली फॉर्मेट का रट्टा मारना है। ठीक है, मैं फॉर्मेट के पीछे किस तरह से ये फॉर्मेट बना अब मैं वो बात समझा रही हूँ। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट है। अब अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट को देखूं तो ये ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट हुआ? एक क्रेडिट आइटम था 55 मिलियन का, उसमें से मैंने एक डेबिट आइटम माइनस कर दिया। डेबिट आइटम की अमाउंट थी कम, क्रेडिट आइटम की अमाउंट थी ज्यादा। तो रिजल्टेंट जो मेरा आंसर आया है उसका नेचर भी क्या होगा? जो ज्यादा अमाउंट थी उसका नेचर वो ले लेगा। यानी कि मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी जो आता है वो क्रेडिट नेचर का होता है। इज दैट क्लियर? सही है, प्रॉफिट्स मेरे पास सारे क्रेडिट नेचर के होते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एसओसीआई में सारी इनकम्स आप देखोगे, सारी इनकम्स आपकी क्रेडिट हो रही होंगी, सारे एक्सपेंसेस आपके डेबिट हो रहे होंगे। और प्रॉफिट कब होता है? जब आपकी इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंसेस कम हो, जब आपका क्रेडिट नेचर वाले आइटम ज्यादा हो और डेबिट नेचर वाले आइटम्स कम हो। तो रिजल्टेंट मेरा जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भले नेट प्रॉफिट हो भले ग्रॉस प्रॉफिट हो, इसका नेचर होता है ओवरऑल क्रेडिट। और मेरा जो लॉस होता है उसका ओवरऑल नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर ये ना होती, 60 मिलियन होती, ये अमाउंट होती। तो अब देखो क्या हो रहा है,
55 मिलियन का क्रेडिट आइटम था, 60 मिलियन का डेबिट आइटम था। माइनस तो करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। रिजल्टेंट आंसर भी जो मेरा अगर इस तरह से आएगा तो इसका नेचर भी अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ग्रॉस लॉस, राइट। क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा था, मेरा सेल्स का अमाउंट कम था तो मुझे लॉस हुआ, मेरा एक्सपेंस ज्यादा था, इनकम कम थी तो मुझे ग्रॉस लॉस हो गया, राइट। तो लॉस का नेचर भी डेबिट होता है, और यहाँ पे ये बात प्रूव हो रही है कि डेबिट आइटम मेरा ज्यादा था, क्रेडिट आइटम मेरा कम था, तो रिजल्टेंट आंसर भी मेरा ज्यादा वाली आइटम का नेचर ले लेगा। इज दैट राइट? क्लियर होगी बात? तो इस सिचुएशन में तो ये वाली सिनेरियो है। चलें जी, यहां तक तो हमने एसओसीआई कंप्लीट कर लिया, राइट। अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं तो हमारे पास और कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि एसओसीआई में जाने वाले हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए यहाँ तक, इन सबको मैं अनहाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, कि ये वाले आइटम्स अभी मैंने काम करना है इनसे, तो डिलीट करना पड़ेगा इसको इकट्ठा। ठीक है, चले एक एक करके इस तरह करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, कंट्रोल डी हो जाएगा उससे सिलेक्ट करके। ओहो, ये तो कुछ और ही हो गया। नहीं नहीं, कंट्रोल डी से नहीं हो रहा ये, दिस इज समथिंग एल्स। चले, ये हो गया, गुजारा हो गया हमारा, सही है। चले, अब क्या हुआ, अब फॉर्मेट को वापस से अपने दिमाग में लेकर आए। जो लोग भूल गए हैं वो खोल लें अपने पास रजिस्टर में। हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक तो हमने बना दिया, हमने ग्रॉस प्रॉफिट तक बना दिया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद किसकी बारी आती है, अगर कोई अदर इनकम होता है तो हमें वो इधर ऐड करना पड़ता है, राइट। प्रॉफिट में हमें वो ऐड करना है। अब इधर देखते हैं, अदर इनकम है कोई, बिल्कुल है। कौन सा है, ये इंटरेस्ट इनकम। अब इंटरेस्ट इनकम को हमने किया था एडजस्ट, क्योंकि उसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड थी। अब आप क्या करेंगे, अब आप इंटरेस्ट इनकम के अकाउंट में आ जाए इधर। अब इंटरेस्ट इनकम में देखें क्या हो रहा है, इंटरेस्ट इनकम में एज पर ट्रायल बैलेंस को आप ब्रॉट डाउन लिख दें, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ। ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन ये आ रहे हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, एसओसीआई इंटरेस्ट इनकम 1298000 से डेबिट हो रहा है, एसओसीआई क्या होगा, क्रेडिट होगा, राइट। तो इधर हमारी डबल एंट्री ट्रांसफर एंट्री क्या हो रही है, एसओसीआई से रिलेटेड हमारा इंटरेस्ट इनकम अकाउंट हमारा हो रहा है डेबिट, कितने से, 1298000। बिल्कुल, अगर ग्रॉस लॉस होगा, नहीं नहीं नहीं, अगर ग्रॉस लॉस होगा तो मैं बताती हूँ किस तरह से होगा, उसकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। फिर ग्रॉस लॉस होगा तो हम उसको माइनस साइन में दिखाते हैं ना, तो वो क्रेडिट मतलब वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं समझा देती हूँ अभी इसको देखें। इंटरेस्ट इनकम आपकी डेबिट हो रही है 1298000 से, है ना, 1298000 से इंटरेस्ट इनकम डेबिट हो रही है, तो हमने क्या करना है, एसओसीआई को 1298000 से क्रेडिट करना है। एसओसीआई में गए, अदर इनकम के अंदर हमने इधर थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी, इंटरेस्ट इनकम, और हमने 1298000 को यहाँ पे लिख दिया कि क्रेडिट करना है, ठीक है। और हम इसीलिए क्रेडिट आइटम्स को प्लस में लिखते हैं, क्योंकि हमें कोशिश यही करनी होती है इसको बस इसी तरह से करें कि एसओसीआई के अंदर क्रेडिट आइटम्स को आपने पॉजिटिव में ही दिखाना है, बस ये फॉर्मेट का एक किस्म का हिस्सा है, बस, ठीक है। क्रेडिट आइटम्स को आपने इसमें पॉजिटिव में ही दिखाने हैं, डेबिट आइटम्स को आपने इसमें से माइनस होते हुए दिखाना है, क्योंकि माइनस होना ही है, ऑपोजिट नेचर है उसका। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपने 1298000 को यहाँ पे लिख दिया, और आपको अब अंडरलाइन उसका नेचर भी पता लग गया कि ये बेसिकली क्या है, क्रेडिट है। अब अज्यूम ये करते हैं कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल होता ग्रॉस लॉस, ये रहा, ठीक है, ओह माइनस, अगर ये सिचुएशन होती, अगर यहाँ पे ग्रॉस लॉस होता है, तो देखो इसमें ऑटोमेटिक आपको कुछ भी करने की जरूरत ना होती, आपके पास ये आंसर ऑटोमेटिकली किसमें है, माइनस में है, सही है। इसमें आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर किसमें है, माइनस में है, माइनस है, इसको आपने प्लस ही लिखना है, लेकिन जब मैथ करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, आपको अपनी तरफ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है,
कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपनी तरफ से कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। जो काम है वो ऑटोमेटिकली एसओसीआई में होता रहेगा। माइनस होगा वो माइनस हो जाएगा, ऑपोजिट नेचर होगा वो माइनस हो जाएगा, सेम नेचर होगा वो ऐड हो जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, राइट? ठीक है जी। बस इस बात का ख्याल रखना है कि एसओसीआई के अंदर जो डेबिट आइटम्स हैं वो माइनस साइन में आने चाहिए, जो क्रेडिट नेचर के आइटम्स हैं वो प्लस साइन में आने चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ये चीज हो गई। तो यहाँ पे ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, ये अल्टीमेटली फिर ऐड ही होंगे। और आपने लिखना है इसको यही है, ऐड अदर इनकम ही लिखना है, भले ग्रॉस लॉस जो भी हो। ठीक है, वो ऐड लेस होके खुद ही जो भी काम होना होगा वो हो जाएगा। फॉर्मेट को आपने इसी तरह फॉलो करना है। फिर किस चीज की बारी आएगी? फिर आएगी बारी अदर एक्सपेंसेस की, है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हम आते हैं सवाल के ऊपर। अब हमने इसको भी ले लिया, हमने इन 3 आइटम्स को भी ले लिया। अब बारी आती है बाकी सारे एक्सपेंसेस की। अब इसमें अगर आपको याद हो, सिर्फ सैलरीज एंड वेजेस एक ऐसा एक्सपेंस का एक्सपेंस था जिसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं थी। ठीक है जी। अब सैलरीज एंड वेजेस, इसका भी अकाउंट किस तरह से बना होगा? इसका भी अकाउंट इस तरह से बना होगा। आपने सैलरीज एंड वेजेस पे किए हुए होंगे, डबल एंट्री क्या पास करते होगे? सैलरी अकाउंट आप करते होगे डेबिट, बैंक करते होगे क्रेडिट। ये आपने पूरा साल यही डबल एंट्रीज पास की, सैलरी डेबिट बैंक क्रेडिट, सैलरी डेबिट बैंक क्रेडिट, राइट? और ये काम आपका आता गया। सैलरीज के अकाउंट में आपके पास डेबिट साइड पे सारे ट्रांजैक्शंस पोस्ट होती गई। फिर जब आपने इस अकाउंट को क्लोज किया साल के आखिर में, तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आई 3264,000। और अब आपने इस अमाउंट को क्या कर देना है? ट्रांसफर कर देना है एसओसीआई में। सैलरीज एंड वेजेस क्रेडिट होगा, एसओसीआई क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो देखें आपके पास जो भी एक्सपेंस के नेचर का आइटम है वो एसओसीआई में ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? डेबिट होता आ रहा है, राइट? और इसी बात का आपने भी ख्याल रखना है। तो 3264 आपने अभी फॉर द टाइम बीइंग पहले कॉलम में आपने देखो, पहले कॉलम में आपने उसको पॉजिटिव नेचर में ही लिख देना है। जब हम उसको अगले कॉलम में लेके जाएंगे ना टोटल एक्सपेंसेस को, तब हम उसको इकट्ठा माइनस साइन में लिख देंगे। उसमें आपको फिर टोटल सारे एक्सपेंसेस को इकट्ठा करके माइनस साइन में दिखा देना है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे भी सैलरीज जो है वो बेसिकली एसओसीआई में क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। फिर आप आते हो बाकी नेचर पे, बाकी आइटम्स पे। बाकी आइटम्स क्या आप यहाँ पे वर्किंग कर चुके हो, उसके लिए आपको वर्किंग में आना पड़ेगा। रेट्स, रेट्स के केस में क्या हो रहा है? रेट्स क्रेडिट हो रहा है, एसओसीआई को डेबिट होना है 2 लाख से। तो आप पहले कॉलम में सबसे पहले तो सारे एक्सपेंसेस के नेचर के आइटम्स को ना ऐड कर देते हो ताकि जिंदगी आसान रहे थोड़ी। फिर आपके पास आ रहा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है, क्रेडिट हो रहा है, इंश्योरेंस क्रेडिट हो रहा है, एसओसीआई डेबिट होगा। ठीक है जी। तो इंश्योरेंस आपका 2,73,000। फॉलो कर रहे हैं सारे? ये भी आपका डेबिट हो रहा है। किसी को कोई इश्यू तो नहीं है अभी? यहां पे देखें, रेंट आपका क्रेडिट हो रहा है, एसओसीआई डेबिट होगा 1206 से। उस्मान क्लियर है? मोहसिन? फिर आपके पास मोटर एक्सपेंसेस हैं। मोटर एक्सपेंसेस में भी एसओसीआई वाला जो आइटम है वो क्रेडिट हो रहा है 241, एसओसीआई डेबिट होगा 241 से। बिल्कुल ठीक। फिर आपके पास आ रहा है लाइटिंग एंड हीटिंग 1331, इंटरेस्ट 1298,000। नहीं 1298,000 तो इंटरेस्ट इनकम था, वो तो हम कर चुके हैं। लाइटिंग एंड हीटिंग के बाद तो इंटरेस्ट इनकम आ गया ना। तो देखो, हाँ सही है। अब देखिए आखिरी आपके पास एक्सपेंस का आइटम क्या है? लाइटिंग एंड हीटिंग, सही है। ये अब सारे अब आपने अकाउंट फॉर कर लिए एसओसीआई के अंदर। अब आप कहोगे कि ठीक है चलें जी, इधर आ गए। अब हम क्या करेंगे? अब हमने इन सारे एक्सपेंसेस का करना है टोटल। जब इनका टोटल हम करेंगे
तो फिर जो हम आखिरी कॉलम में जो इनका टोटल लिखेंगे उसको हमने माइनस साइन में लिखना है। क्यों माइनस साइन में लिखना है? सारे डेबिट नेचर के आइटम्स हैं, रिजल्टेंट आंसर भी क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, और डेबिट आपको क्या दिखाना है? डेबिट नेचर आपको एसओसीआई में दिखानी है माइनस साइन में। तो आपने क्या किया? आखिरी कॉलम में आपने माइनस और प्लस साइन का ज्यादा ख्याल रखना है। पहला कॉलम तो देखिए क्या है, ये वाला कॉलम एक किस्म का आपका वर्किंग का कॉलम होता है ना, ये आपका फाइनल कॉलम तो है नहीं। फाइनल कॉलम आपका ये वाला है, इसमें आपको क्रेडिट्स को पॉजिटिव में और डेबिट्स को माइनस में दिखाना लाजमी है, राइट? तो यहाँ पे आपने टोटल डेबिट्स निकाल दिए 6515,000 और उसको आपने माइनस साइन में कर दिया, और आपने कहा कि जी अब मेरा सारा एसओसीआई वाले, हाँ ब्रैकेट्स लगाएं। यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट लगाने का ऑप्शन नहीं है, आपने तो ब्रैकेट्स ही लगाने हैं। माइनस साइन आपको पता है अकाउंटिंग में ब्रैकेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो जब आप ये काम करेंगे, अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट, राइट? आपने 19353,000 में ऐड किया 1298 और माइनस किया 6515, आंसर आपके पास आ गया 14136। अब जरा जल्दी से मुझे इसका नेचर बता दें, डेबिट है क्रेडिट है? नेट प्रॉफिट उस्मान? हाँ जी उस्मान, डेबिट है क्रेडिट है? जवाब क्रेडिट है, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल क्रेडिट नेचर है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये अमाउंट निकली कैसे। इसमें आपने दो क्रेडिट्स हैं जिनका टोटल अमाउंट है 20,651,000 और एक इसमें डेबिट है जो कि बेचारा सिर्फ 6.5 मिलियन है। तो ज्यादा अमाउंट किसकी है इसमें? ज्यादा अमाउंट इसमें क्रेडिट आइटम्स की है, तो रिजल्टेंट आंसर भी आपका क्रेडिट होगा और इस वजह से ये पॉजिटिव साइन में दिखाया जा रहा है। क्लियर हो गई बात? तो आपका बेसिकली जो एसओसीआई बनता है ना वो ये होगा। इसमें बस सिर्फ आपने क्रेडिट्स और डेबिट्स वाली बात लिखनी नहीं है, मैंने आपको फॉर्मेट के हिसाब से भी बता दिया। अब ये एग्जैक्टली वही वाला फॉर्मेट है जो आपने रटा मारा हुआ है, और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि किस तरीके से डबल एंड यहाँ पे फिगर्स ये ऐड या लेस क्यों होती हैं, फॉर्मेट के हिसाब से जो हमने रटा मारा हुआ है उसको क्यों मार्क किया हुआ है हमने, राइट? तो आपने याद क्या करना है? आपने याद सिर्फ फॉर्मेट करना है। अगर किसी को ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है अभी तक समझ में ना आए तो टेंशन ना ले, इससे आपको आपकी मतलब एग्जाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इंशाल्लाह अगर आपने फॉर्मेट याद कर लिया तो यूल बी सेफ, आराम से हो जाएगा। अब आप बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट से इस वाले सवाल का एसओसीआई और एसओएफ भी बना लें, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? चलें जी, तो आपने नेट प्रॉफिट तक तो बना लिया, आपने एसओसीआई तो कंप्लीट कर लिया, राइट? अब किसकी बारी है? अब बारी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। जी उस्मान, आर यू देयर? आवाज समझ आ रहा है सब? अच्छा, इसमें मैंने पूरा फॉर्मेट नहीं फॉलो किया हुआ था, तो आई होप आप लोगों को याद हो। हम इसमें पूरा बनाते हैं ना। बिजनेस का नाम क्या है? शाहिद। Statement of comprehensive income for the year ended 31st October 2014। ये याद रखिएगा। आई होप ये सबने किया हो इसी तरह से किया था या भूल गए? ठीक है, आप लोगों ने फॉर्मेट पूरा फॉलो करना है। शाहिद, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2014। इसी तरह हम दोबारा से यहाँ पे करेंगे। शाहिद, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 अक्टूबर 2014। अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह से बनता है। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनता है, राइट? अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कोई डबल एंट्रीज इन्वॉल्व नहीं होती। बस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या करना होता है? कैरेट डाउन्स उठा के लिखने होते हैं। उसमें हम ये बात नहीं करते कि कोई डबल एंट्री इन्वॉल्व है, यानी कि ट्रांसफर एंट्रीज जो है ना सिर्फ और सिर्फ इनकम्स और एक्सपेंसेस वाले आइटम से ही रिलेट करती है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब जो याद है मैंने आपको कल परसों एक बात ये बताई थी, इनफैक्ट मैंने आपको कल बताया था, मैंने आपको कहा था कि इस बात का रट्टा मार लें। और वो क्या रट्टा था कि एक्सपेंसेस के केस में एसओसीआई आता है क्रेडिट साइड पे, इनकम्स के केस में एसओसीआई आता है डेबिट साइड पे। अब वो बात समझ आ गई आपको?
कि इंटरेस्ट के इनकम के केस में एसओसीआई डेबिट साइड पे क्यों आता है? क्योंकि एसओसीआई को क्रेडिट होना होता है, क्योंकि वो इनकम है। एक्सपेंसेस के केस में एसओसीआई क्रेडिट साइड पे क्यों आता है एक्सपेंस के अकाउंट में? क्योंकि एसओसीआई को डेबिट होना होता है, इसलिए एक्सपेंस के अकाउंट में क्रेडिट आ रहा होता है। तो अगर आप कोई बात ये भूल जाए तो आप ये ट्रांसफर एंट्री से दिमाग में रख लें। आपको इतनी बात का तो रट्टा अब लग चुका होगा कि सारे इनकम्स होंगे क्रेडिट एसओसीआई के अंदर, सारे एक्सपेंसेस होंगे डेबिट एसओसीआई के अंदर। कैरेट डाउन का भी देखते हैं ना, कैरेट डाउन का देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। अब कैरेट डाउन के केस में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के केस में कोई ट्रांसफर एंट्री नहीं होती, ये बात भी आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है। ट्रांसफर एंट्री सिर्फ एसओसीआई की होती है, यानी कि एक किस्म का सिर्फ एसओसीआई ही इज अनदर टी अकाउंट, राइट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हम ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कोई डबल एंट्रीज पास नहीं होंगी, राइट। इसमें सिंपली हमें जहां जहां कैरेट डाउन, जहां जहां एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल और ड्राइंग्स की फिगर्स नजर आएंगी, हम बस वो उठा के उसको प्रेजेंट कर देंगे। अब उसके लिए तो आप, जाहिर सी बात है, अब आपको फॉर्मेट पूरा का पूरा याद होना चाहिए। अब आपने फॉर्मेट याद किया हुआ हो, आई होप आप लोगों को याद हो अभी भी। सबसे पहले आपके पास क्या आता है? सबसे पहले आप डालते हो एसेट्स की हेडिंग, राइट। एसेट्स की मेजर हेडिंग में सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट्स, राइट। ये आपने किया। ज्यादा से ज्यादा आप 2 कॉलम्स बना लें रुपीस के। ये बिल्कुल ये सोल प्रोप्राइटर का, हम लोग अभी सारा काम सोल ट्रेडर का कर रहे हैं। सोल प्रोप्राइटर में भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप तो हम बाद में करेंगे, पार्टनरशिप का तो अलग टॉपिक है। चलें जी, अब आप आ जाए इधर, ट्रायल बैलेंस पर आ जाए वापस। आपने इन सारे आइटम्स को तो प्रेजेंट कर दिया एसओसीआई में। सबसे पहले आपने किसको पिक करना है? आपने सबसे पहले पिक करना है नॉन करंट एसेट्स को। नॉन करंट एसेट्स आपके पास सिर्फ 2 ही नजर आ रहे हैं, मोटर व्हीकल्स और फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। तो अब ये नॉन करंट एसेट है, क्या है ये तो देखो आपको प्रैक्टिस से ही बात समझ में आएगी, राइट। आपने प्रैक्टिस किया, मैंने आपको बार बार इस बात के बारे में समझाया कि मोटर व्हीकल क्या है। मोटर व्हीकल एक ऐसी चीज है जो कि आप 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल करते हो, यानी कि नॉन करंट एसेट है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स ये क्या है? ये भी ऐसी चीज है जो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि ये भी नॉन करंट एसेट है। तो काफी चीजें तो अब आपको समझ में आ गई होंगी ना। आपको हो सकता है डबल एंट्री बुक कीपिंग का चैप्टर करते हुए काफी मुश्किलात आती हैं, आपको समझ ही ना आ रहा हो कि भाई ये एक्सपेंस है, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, या इनकम है। लेकिन आई होप अब काफी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, राइट। काफी चीजें अब आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी, राइट। तो मोटर व्हीकल्स और फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स ये आपके 2 नॉन करंट एसेट्स हैं। इसमें क्या कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है? अदर इंफॉर्मेशन में जाएंगे, नहीं, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी। हम क्या करेंगे? एज इट इज लिख देंगे। अब इसमें ऑर्डर का इतना मसला नहीं है, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग का मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि लैंड एंड बिल्डिंग में आपको थोड़ा सा ऑर्डर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। अब चाहे तो आप रुपीज एंड थाउजेंड्स को ही रखें, ठीक है, रुपीज एंड थाउजेंड्स ही रखें। एसओसीआई में भी आप चाहें तो रुपीज एंड थाउजेंड्स ही रखते हैं, मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे यूज कर दिया, ठीक है। टाइम सेव करने के लिए आप रुपीज एंड थाउजेंड्स ही यूज कर सकते हो। मोटर व्हीकल्स अमाउंट कितनी है? 3.4 मिलियन। तो अब मैंने इस अमाउंट को भी ले लिया, इस अमाउंट को भी ले लिया, तो मैं इन दोनों को टिक कर दूंगी ताकि मुझे कोई मसला ना हो। 3.4 मिलियन और इन दोनों का टोटल अमाउंट मैं लिख दूंगी अगले कॉलम में, ठीक है जी। 6.6 मिलियन ये आपके टोटल नॉन करंट एसेट्स। फिर किसकी बारी आती है? फिर बारी आती है करंट एसेट्स की। अब आ जाए जी करंट एसेट्स में। अब आप करंट एसेट्स में आते हैं, अब आपने हर बात का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आप ट्रायल बैलेंस में आए। ट्रायल बैलेंस में आपको करंट एसेट्स कौन कौन से नजर आ रहे हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। फिर आपने नीचे अदर इंफॉर्मेशन को भी स्किम करना है, इसमें भी आपको करंट एसेट्स नजर आएंगे। और वो कौन कौन से हैं? हाँ अभी देखते हैं जुलेखा, अभी ऑर्डर देखते हैं। हम पहले हाईलाइट तो कर लें कि करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, राइट। तो करंट एसेट्स 3 तो आपको नजर आ रहे थे ट्रायल बैलेंस में। कौन कौन से? रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। फिर आप अदर इंफॉर्मेशन में आते हैं। आपने इस बात को याद रखना है, आपने हर आइटम को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखने से पहले चेक करना है। अदर इंफॉर्मेशन को भी आपने पूरे सवाल को रीड करना है, ठीक है।
पोस्ट करने से पहले, लिखने से पहले आपने पूरे सवाल को दोबारा गो थ्रू करना है, मैं कोई चीज मिस तो नहीं कर रहा, राइट? उससे फिर सारी चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी। तो ठीक है, आपको 3 आइटम्स यहाँ नजर आए, आपने फिर अदर इन्फॉर्मेशन को भी चेक किया, क्या यहाँ पे भी कोई करंट एसेट्स है? बिल्कुल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दो 34,000 और 1,90,000, ये आपके करंट एसेट्स हैं। इंटरेस्ट इनकम अक्रूड 98,000, ये भी आपका करंट एसेट है। इससे समझ में ना आए, टी अकाउंट्स में जाएं, जरा टी अकाउंट्स में आए, ये क्या था? आपने लिखा था ना इसको करंट एसेट, ये रहा 34,000, 1,90,000, यहाँ पे एक और कहाँ गया, ये रहा करंट एसेट 98,000। 3 करंट एसेट्स तो आपको अदर इंफॉर्मेशन में नजर आ रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो अब आप इसका जरा ऑर्डर देखें। सबसे ऊपर तो आपने इन्वेंट्री को ही लिखना, और कौन सी इन्वेंट्री? क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। सबसे ऊपर तो आपने क्या लिखा? आपने इन्वेंट्री को ही मेंशन करना है। आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है अदर इंफॉर्मेशन के अंदर 8.5 मिलियन, इन्वेंट्री एज ऑन 31 अक्टूबर 2014, तो आपने 8.5 मिलियन यहां लिख दिया, ठीक है। और इसको मैंने फिर यहाँ पे टिक कर दिया कि मैं ये वाला अमाउंट भी ले जा चुकी हूँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अब आप आए ऊपर, फिर बारी आती है रिसीवेबल्स की, ठीक है। इसमें थोड़ा ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ता है, और मैंने आपको क्या बताया था, इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, राइट? तो फिर उसके बाद आप लिखोगे ट्रेड रिसीवेबल्स को, आपने लिख दिया ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में कोई एडजस्टमेंट की जरूरत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। आपने एज इट इज 7.5 मिलियन को लिख दिया। मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ, ये कोई डबल एंट्री नहीं है, इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट और ये अकाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा, राइट? इसमें बस सीधा सीधा कैरेट डाउन हमने देखा और कैरेट डाउन को उठा के यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है बात? चले उस्मान, मुझे आपका कहां तक हुआ है? आप ऑफलाइन हो गए थे जी, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, सही है। दोस्मान, आप मुझे बता दो अगर आपको इश्यू हो, कहाँ से आपने आप ऑफलाइन हुए थे, कहाँ से आपने छोड़ा था, फिर मैं इसको रिपीट कर दूंगी क्लास के एंड पे, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स पर आ गए, फिर आपने देखा कि आपके पास प्रोविजन के इसके नीचे प्रोविजन कौन सा? हाँ, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता तो वो उसके नीचे आता, बिल्कुल बिल्कुल। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता तो हम प्रोविजन को यहां से लेस करते, ठीक है, यहां से लेस करते और वो अमाउंट फिर हम वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कैश एट बैंक और कैश इन हैंड बचा है। ये बात याद रखिएगा, कैश इन बैंक और कैश इन हैंड हमेशा आखिरी 2 आइटम्स होंगे। तो इसका मतलब है कि बीच में अब हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट इनकम अक्रूड को लिख देना है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में आपके पास रेट्स है, इंश्योरेंस है। अब आपके पास ऑप्शन है, आप एक काम ही कर सकते हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस का टर्म लिखो और इसमें इन दोनों प्रीपेड एक्सपेंसेस जो एसेट्स है ना, इनको ऐड करके एक ही अमाउंट लिख दो, 34,000 और 1,90,000। यहाँ पे दिखा दो 34,000 प्लस 1,90,000, और आपने बस इन दोनों को ऐड किया और यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख दिया। क्लियर है बात? क्योंकि है तो ये एक ही नेचर ना इसका, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट इसके अलग अलग बनते हैं लेकिन प्रेजेंट हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट्स इन दोनों के अलग अलग बनेंगे, टी अकाउंट्स दोनों के अलग अलग बनेंगे, लेकिन प्रेजेंट करते हुए लिखते हुए हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, फिर आपके पास हो गया इंटरेस्ट इनकम अक्रूड, और आपने ये वाला भी जो आपने कैरेट डाउन था, अब देखो यहाँ पे क्या क्या आपने उठा लिए। आपने ये 34,000 का डेबिट बैलेंस लिख दिया, 1,90,000 डेबिट बैलेंस लिख दिया, और एक ये आपके पास एक और करंट एसेट है 98,000 का, ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्लियर हो गई बात? तो अदर इंफॉर्मेशन में जो आपके पास आइटम नंबर 1 और 3 में थे, वो भी आपने करंट एसेट्स रिकॉर्ड कर दिए। अब आपके पास आएगा कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ठीक है जी। तो आपके पास कैश एट बैंक कितना है? 6,889। अब मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ कि मैंने इन दोनों आइटम्स को भी पूरा अकाउंट फॉर कर लिया है, मुझे इनको कुछ भी नहीं करना। 6,899
और कैश इन हैंड आपके पास 2,40,000। ठीक है जी, 2,40,000। सारे करंट एसेट्स को बिल्कुल उसी तरीके से अब हमने सम करना है, टोटल करना है। टोटल अमाउंट इनका ये लिखा, फिर हमने एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड किया और हमने इसको यहाँ पे एक टोटल अमाउंट मेंशन कर दी। ठीक है जी, और हमारे पास ये आ गया। क्लियर है बात? अगेन इस बात को जरा नोट करें, मैंने यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट ऐसी बात नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पे वो वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे SOFP कोई डेबिट हो ही नहीं रहा, कोई क्रेडिट हो ही नहीं रहा है ना, बस सीधा सीधा हम लिस्टिंग कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं चीजों को। फिर आपके पास पोजीशन आ रही है इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। सबसे पहले आता है क्या? इक्विटी। और इक्विटी में आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं? कैपिटल और ड्रॉइंग्स। लेस करते हैं उसमें से, क्योंकि ड्राइंग्स क्या है, कैपिटल को कम करता है, इस वजह से हम ड्राइंग्स को लेस करते हैं। और क्या करेंगे? ऐड करेंगे इसमें नेट प्रॉफिट जो आपने SOCI में कैलकुलेट किया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर कैपिटल कितना गिवन है? 15.5 मिलियन। नहीं, अगर ड्राइंग्स गुड्स की होती ना तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना। अगर इस तरह से गिवन है, ट्रायल बैलेंस गिवन है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपको अभी नहीं पता, क्या पता ये ड्राइंग्स गुड्स में से ही हुई हो, आपको तो बताया नहीं गया। आपने बस ड्राइंग्स को इधर ही लिखना है। गुड्स से अगर ड्राइंग्स होती हैं तो उसका करना क्या होता है, वो मैं आपको इन्वेंट्रीज के टॉपिक में डिटेल में हम वो करेंगे, उसकी भी आप टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे आप मुझे बताओ, अब ये पोजीशन है आपके सामने, आपको क्या इसमें बताया हुआ है कि ये जो ड्राइंग्स हुई हैं 2915 की, क्या ये गुड्स की हुई हैं या मोटर व्हीकल की हुई हैं या फर्नीचर एंड फिटिंग्स की हुई हैं या कैश की हुई हैं या बैंक की हुई हैं? कुछ भी नहीं पता ना। ये तो बस एक टोटल अमाउंट है कि टोटल आपने बिजनेस में से जो चीजें निकाली हैं, भले वो कैश है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता वो फर्नीचर निकाला है क्या निकाला है, इन्वेंट्री निकाली है क्या निकाली है। ये बस आपको टोटल अमाउंट दिया हुआ है कि टोटल ड्रॉइंग्स ओनर ने कितनी की है? 2915। ठीक है, जब उसने एक्चुअली विड्रॉ किया होगा तो क्या डबल एंट्री पास हुई होगी, वो हम इंशाल्लाह इन्वेंट्रीज के टॉपिक में देखेंगे कि अगर इन्वेंट्रीज विड्रॉ होती हैं तो हम क्या डबल एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है उस्मान, लेकिन इधर इससे कोई मतलब नहीं है ना। क्लियर है ना बात? इसमें आपको नहीं पता कि इसमें क्या इसने विड्रॉ किया है, बस ये टोटल अमाउंट आपको दिया हुआ है, तो आपने इसको इक्विटी में ही शो करना है बस। तो क्या करना है? लेस करना है ड्रॉइंग्स को 2915,000। ठीक है जी। अच्छा, फिर आपके पास पिछले स्टेटमेंट में आपने प्रॉफिट निकाला था 14136,000। इसको यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट इक्विटी को बढ़ाता है। आपने इन तीनों को ऐड किया, आंसर आपके पास आया 26,721,000। वेरी गुड, ये आपके पास टोटल इक्विटी आ गया। फिर आपकी बारी आती है किसकी? लायबिलिटीज की। अब लायबिलिटीज में चेक करते हैं क्या कोई नॉन करंट लायबिलिटी है आपके पास। आपने मोटर व्हीकल को भी लिख लिया, फर्नीचर एंड फिटिंग्स को भी लिख लिया, ड्रॉइंग्स और कैपिटल भी हो गया। तो आपके पास अभी सिर्फ क्या बचता है? ट्रायल बैलेंस में लायबिलिटीज में बचता है सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेएबल्स, और आपके पास ये भी तो है अक्रूड एक्सपेंसेस भी है। तो अब आपको बार बार अपनी वर्किंग को भी देखना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे देखें, वर्किंग के अंदर लाइटिंग एंड हीटिंग में ये करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी, 3 करंट लायबिलिटीज और भी हैं जो आपको अदर इंफॉर्मेशन में नजर आएंगी, ट्रायल बैलेंस में नजर नहीं आएंगी, राइट? तो सबसे पहले तो आपने लिखना है, और ये सारी क्या है? ये सारी करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज कोई भी नहीं है, तो आपने लायबिलिटीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ करंट लायबिलिटीज की हेडिंग डाली और आप इसमें शुरू हो गए। सबसे पहले आपने लिखना है ट्रेड पेएबल्स को। ट्रेड पेएबल्स में कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं थी, एज इट इज आपने 29,44,000 का बैलेंस यहाँ पे लिख दिया। फिर आपने लिख दिया, अब इसमें अगेन आपका चॉइस है, अगर आप चाहो तो आप अक्रूड एक्सपेंसेस के नाम का एक लाइन में लिखो और इन तीनों आइटम्स की एडिशन दिखा दो, राइट? इस तरीके से अक्रूड एक्सपेंसेस कौन कौन से थे? 220, 76 एंड 1 लाख।
ठीक है जी, 3,96,000 ये काम हो गया। आपके पास अब सारे आइटम्स हो गए अकाउंट फॉर, बिल्कुल सारे आइटम्स को आपने प्रेजेंट भी कर दिया, एडजस्टमेंट भी कर दी, आपने इन दोनों का सम निकाला, फिर आपने क्या किया, फिर आपने इक्विटी और लाइबिलिटीज का सम निकाला और ये टोटल आपका टोटल एसेट्स की अमाउंट से मैच किया, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और यही आपका एक इंडिकेशन था कि आप सारा काम ठीक कर रहे हो जब आपका ये वाला बैलेंस, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट मैच करते थे। क्लियर है? तो आपने बैलेंस शीट अपनी बना ली और आपकी बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस भी कर गई, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। जी क्लियर हो गई बात? सही है, क्रिस्टल क्लियर हो गया सारा? मोहसिन, उस्मान, जवाद। तो ये आपका मेन जो है वो आप लोगों का, वेरी गुड, ठीक है, सही है जी। तो इस तरह से हमारा जो है ये पूरा सिस्टम हमने 1 से 2 शिकार कर लिए, हमने एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स भी कर लिया और हमने वो बात भी सीख ली कि हमारा एसओसीआई एक्चुअली बनता क्या है, हमने ट्रांसफर एंट्री का कॉन्सेप्ट भी देख लिया और हाँ बस मुहसिन अब खत्म करते हैं, ठीक है? ठीक है, लेकिन समझा तो आप लोगों ने ना, तो बहुत अच्छी बात है कि समझ आ गई आप लोगों को, राइट? तो खासतौर पे जो पहली दफा इन जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सबको? ठीक है, तो हम लोगों ने अब क्वेश्चन नंबर 7 भी अपना कंप्लीट कर लिया, राइट? और अब आपके पास काम क्या करना है आपको, मैं अभी ये हैंड आउट अपलोड कर रही हूँ, ये पैक के क्वेश्चंस हैं जो पैक के क्वेश्चन बैंक में मौजूद है। इसमें एक बहुत पुराना जो ऑटम 2001 का एक पास पेपर का सवाल भी है। अब आपने करना क्या है, बहुत छोटे छोटे सवाल है ये, ठीक है? आज क्या दिन है, आज फ्राइडे है ना? कल हम इंशाल्लाह अब मैं अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स का थोड़ी सी मुझे डिस्कशन और करनी है, वो 5-10 मिनट की बात है, वो मैं इंशाल्लाह कल करूंगी, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही रखते हैं ताकि थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन में भी तो आसानी हो ना, ये ना हो कि बहुत ज्यादा बातें मैं आपको कर जाऊं। अब आपने करना क्या है, आज के दिन मेरे ख्याल से तो ये 6 सवाल आराम से हो सकते हैं, ठीक है? नहीं हो सकते तो आप एटलीस्ट इसमें से क्वेश्चन नंबर आपने कल मिड टर्म है, ओह अच्छा, अरे चलो जुलेखा वैसे भी आपने तो किया हुआ भी है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप जो एटलीस्ट बाकी लोग हैं ना, खासतौर पे वो जो पहली दफा पढ़ रहे हैं, आप इसमें से ये वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर G4 और क्वेश्चन नंबर G6, ये दोनों तो आपने लाजमन करने हैं, ठीक है? ये दोनों तो आपने लाजमन अटेम्प्ट करने हैं, G4 और G6। बाकी भी आप चाहो तो आप अटेम्प्ट कर लो, मैं इसका सोल्यूशन भी साथ में अपलोड कर दूंगी, आपने अपना आपको चेक करना है। प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं जुलेखा, अगर आप इसको अगले हफ्ते अटेम्प्ट करते हो तो अगले हफ्ते इश्यूज होंगे तो अगले हफ्ते हम डिस्कस कर लेंगे उनको, कोई उसमें कोई मसला भी नहीं है, ठीक है? तो अब हमारा अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का जो है, हाँ इस संडे को आपकी छुट्टी होगी, ठीक है? अब आपका अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का चैप्टर जो है वो हो गया क्लोज। कल हमारा इंशाल्लाह सैटरडे को हमारी क्लास होगी, अगेन वही 2 घंटे की रखेंगे। कल फिर हम अपना एक नया चैप्टर शुरू कर देंगे, मोस्ट प्रॉब्ली इन्वेंट्रीज का ही मैं चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी, राइट? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आता है उसमें करने में। इन्वेंट्री होगा, फिर इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन होगा और एरर्स होगा। तो नहीं बच्चे, टेस्ट अभी तक चेक नहीं होगा,
नहीं नहीं नहीं, कल 9 बजे तक ही रखे हैं, मेरे लिए भी आसानी रहती है, 9 to 11। फिर अगले हफ्ते भी अच्छा, अच्छी बात यह है कि 27 तक ना, 27 तक मेरी जो एक ही क्लास है, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा टाइम ऊपर हो गया था, 27 तक मेरी क्लास वो होगी नहीं। 27 से वो रिज्यूम हो रही है, तो 26 तक हमारे पास वही चांस है कि हम 2-2 घंटे की क्लास लेके ना कवरेज अपनी पूरी रखें, प्रैक्टिस ज्यादा कर लें। तो मेरा तो इरादा यही है कि हम इंशाल्लाह क्या कर दूं, लिख दूं, क्या लिख दूं, जो मैं बात कर रही हूँ वो लिख दूं, डिस्टॉर्शन हो रहा है। अच्छा ठीक है, चले सही है। चले सही है, इधर तक की क्लास को रखते हैं, ठीक है। मेरे इधर ऑडियो इश्यूज भी बहुत हो रहे हैं, तो एक काम ही करते हैं बस, और हमें कुछ डिस्कस करना नहीं है। कल इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को जितना मुझे और फर्दर डिस्कस करना है, 5-10 मिनट में इसके और लूंगी, और फिर इंशाल्लाह मंडे को न्यू टॉपिक स्टार्ट कर लें। चले, वैसे मैंने 2-2 घंटे की क्लास तो रखनी है, ठीक है। अगले हफ्ते भी इंशाल्लाह हमारे 2-2 घंटे का क्लास कंटिन्यू रहेगा। हम 8 to 10 कर लिया करेंगे, या 9 to 11 भी मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मेरी जो दूसरी क्लास है रेगुलर की, वो अब नहीं हो रही। 27 तक उसकी क्लासेस नहीं है, उनकी छुट्टियां हैं, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह 26 तक हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम 2-2 घंटे की क्लासेस रख लिया करें, एज लॉन्ग एज आप लोगों को बात समझ में आ रही है, ठीक है। नहीं, कल टेस्ट कल नहीं डिस्कस कर सकेंगे, क्योंकि मैं आज चेक नहीं कर सकूंगी, मेरे पास रेगुलर के भी चेक करने के हैं बहुत सारे, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को ही हम डिस्कस कर सकेंगे आपका टेस्ट। कल पे क्या करेंगे, कल का फिर वो है ना, कल एमी टाइम्स आया होगा हमारा, तो कल हल्का फुल्का डिस्कशन कर लेंगे इन्वेंट्रीज का। या कल मैं ये काम कर सकती हूँ कि मैं आप लोगों के, नहीं कल छुट्टी नहीं, इतनी अच्छी, इतने मजे नहीं आए हुए सही है। तो कल हम ये काम कर सकते हैं कि मैं आपको वैसे ही मिड टर्म का सोल्यूशन आप लोगों से शेयर कर लूं, डिस्कस कर लूं, ठीक है। हाँ तो चले मोहसिन, एक काम ये कर लेते हैं, कल मैं वैसे ही मिड टर्म का सोल्यूशन आपसे डिस्कस कर लूं।